अच्छा, यूनिट 5 के अंदर फिर आ जाते हैं क्लब्स एंड सोसाइटीज पे। हमने ट्रेडिशनल बिजनेसेस के बारे में पढ़ा। ट्रेडिशनल बिजनेसेस ट्रेडिशनल बिजनेस किस तरह के होते हैं? जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉफिट करते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के लिए अकाउंटिंग किस किस तरह से होती है? एक अगर बहुत ही छोटा सा बिजनेस है तो उसकी तो आप कह सकते हो अकाउंटिंग कैश बेसिस पे होगी, कि कैश जब आया तो लिखा मिसाल के तौर पे सोल्ड स्टॉक या सोल्ड मर्चेंडाइज, जो भी लिख रहे हो, ठीक है ना। $7,000 का बेचा माल, वो इतना छोटा बिजनेस है तो मैं इसको कर देता हूँ $700 का माल बेचा, चलो ठीक है ना। फिर परचेज स्टॉक $500 का, तो इतने का बेचा, इतने का खरीदा, $200 का हमारा मुनाफा हुआ। ग्रीन से लिखना चाहिए था मुझे, $200 का हमारा मुनाफा हुआ। इसी तरह फिर बिजली का बिल पे किया तो माइनस किया, ये किया वो किया, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ किस बेसिस पे हो रहा है? कैश बेसिस पे। जब पैसा आया तो उसको इनकम कंसीडर कर लिया, जब पैसा गया तो उसको एक्सपेंस कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये नहीं देखा कि वो पैसा जो आया है वो अर्न कब हुआ है और जो पैसा गया है वो कंज्यूम कब हुआ है, ये नहीं देखा। वो एक्रूअल बेसिस में होता है। कैश बेसिस वाला सिंपल है, जब पैसा आया तो इनकम है, जब पैसा गया तो एक्सपेंस है। इनफैक्ट वो अक्सर ये भी कर लेते हैं कि चेयर्स खरीदी बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस कर दिया, हालांकि वो चेयर्स चलेंगी 1 साल 2 साल 3 साल, साल के अंदर खत्म हो जाए तो चलो एक्सपेंस। लेकिन 2-3 साल चलने वाली चेयर्स है, लेकिन जिस साल खरीदी पहले साल ही उसको कर दिया वो एक्सपेंस है। तो इसका मतलब बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है, जितना पैसा ओनर लेके आ रहा है उसका जितना पैसा उसमें से आ रहा है वो कह रहे हैं कि सारा एक्सपेंस। हालांकि जो बिजनेस स्टार्ट में इतना सारा जो खर्चा होता है, उसमें कितना फर्नीचर आता है, कितना इक्विपमेंट आते हैं, सारा सालों साल चलने के लिए होता है, लेकिन आपने पहले साल का एक्सपेंस बना दिया उसको। तो कैश बेसिस के अंदर पहले साल तो आप समझ लो प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस ही आएगा, लेकिन दूसरे साल के अंदर वो सारी चीजें जो है ना, पहले साल में जो एक्सपेंस आउट हो गए दूसरे साल के अंदर एक्सपेंस नहीं होंगी, तो दूसरे साल प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन कैश बेसिस पे काम हो रहा है। कैश बेसिस बिजनेस में क्या होता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल 2020 के अंदर आपने बहुत सारी कोई सर्विसेज दी थी, लेकिन उसकी पेमेंट आपको रिसीव हुई है 2021 में, तो आप कह रहे हो 2021 के अंदर की इनकम है, हालांकि सारा काम तो आपने 2020 में किया था। कैश बेसिस बिजनेस बेसिस पे जब पैसा आया तभी इनकम काउंट किया, जब पैसा गया तभी एक्सपेंस काउंट किया। 3 महीने का रेंट है पिछले साल का पेंडिंग, वो इस साल अगर मैं पे कर रहा हूँ, पे इस साल कर रहा हूँ तो मैं इस साल का एक्सपेंस बना रहा हूँ कैश बेसिस बिजनेस में। ये नहीं देखा कि पिछले अकाउंटिंग ईयर के 3 महीने थे, वो पिछले साल से ताल्लुक रख रही है ये वाली कंजम्पशन। अक्रूवल बेसिस लेकिन ऑन दी अदर एंड डिफरेंट है। वो कहता है जब अर्न हो जाए तब की इनकम का काउंट करो, चाहे पैसा रिसीव हो ना हो। जब कंज्यूम हो जाए तब का एक्सपेंस काउंट करो, चाहे पैसा गया हो या ना गया हो। और जब तक कंज्यूम ना हुआ उसका एक्सपेंस ना काउंट करो। तो अगर एक अक्रूवल बेसिस बिजनेस है तो जब वो मोटर व्हीकल या इक्विपमेंट खरीदेगा तो उसको वो एसेट कंसीडर करेगा, वो उसको एक्सपेंस नहीं कंसीडर करेगा, उसको रेवेन्यू एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेगा, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये मेरा एसेट है, क्योंकि वो 3 या 4 साल चलने वाला है। फिर 4 साल में उसको एज एन एक्सपेंस डिवाइड करेगा, किस नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम से। क्लियर है कि कोई नॉन करंट एसेट लिया, वो 4 साल तक चलता रहेगा, तो हर साल उसको डिवाइड, उसके टोटल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से। क्लियर? तो बड़ा वाज़ेह फर्क है एक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग और कैश बेसिस की अकाउंटिंग में। और ये फर्क कब आता है भाई? एक छोटा बिजनेस है बहुत, जो अफोर्ड नहीं कर सकता एक अकाउंटेंट जो जानता हो एक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग को, तो अगर आपको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ा एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के लिए बाकायदा, और वो अकाउंटिंग की सैलरी, वो अकाउंटेंट की सैलरी बहुत ज्यादा है, आपके इतना बड़ा तो मेरा बिजनेस नहीं है, तो उस अकाउंटिंग को एक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग करने से जितना फायदा होना है उससे ज्यादा बड़ा तो एक्सपेंस है। उस बंदे की सैलरी पे करनी पड़ रही है इतनी ज्यादा, जो ये वाली अकाउंटिंग जानता है, तो वो बिजनेस कहेगा नहीं भाई, मैं जो एज एन ओनर सिंगल बंदा हूं, मैं ओनर होते हुए जो कर सकता हूँ करने को कैश बेसिस है, मैं वही करूंगा, ठीक है, तो वो ही करता रहेगा। ऑल्दो उसको स्केल अप नहीं हो सकता इस वाली अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है, लेकिन एक हद तक करेगा उस कैश बेसिस पर अकाउंटिंग। फिर जब उसको लगेगा स्केल अप हो गया, अब मामला संभल नहीं रहा साथ, तो फिर वो प्रॉपर अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग में जाएगा, जिसमें प्रॉपर आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होगी, ठीक है ना। सिर्फ ये डेबिट, सिर्फ वो पैसा आया और पैसा गया से पूरा काम नहीं होगा उसका, ठीक है। बहरहाल, तो जैसे एक बिजनेस के बारे में जो कि प्रॉफिट कमाता है, ये वाली बात की जा सकती है। तो इसी तरीके से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट कहो या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, एनपीओ कहलाती है। चलो, एनपीओ ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बिजनेस नहीं, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी, जिनका मकसद है कि वो किसी का वेलफेयर करें,
या बहुत सारे लोग मिलके एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं अपने आपके वेलफेयर के लिए। मिसाल के तौर पे एक लाइब्रेरी खोल ली, अब 10 बंदों ने 10 बुक रीडर्स हैं, उन 10 बुक रीडर्स ने कहा यार हम 10 को इतनी इतनी बुकें खरीदनी पड़ती हैं, हम क्यों ना एक काम करें कि हम 10 एक एक बुक खरीद लेते हैं, और मैं जब पहली बुक पढ़ लूंगा तो तुम्हें दे दूंगा, तुम अपनी पढ़ लोगे तो मुझे दे देना, बुक शेयरिंग करते रहेंगे। काश ये सही है। तो एक दफा हो गया ऐसे, 2 दफा हो गया, फिर तीसरा दफा हो सकता है तीसरी दफा जब खरीदने जा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि यार एक काम करते हैं, इतनी सारी किताबें जमा हो गई, एक जगह किराए पे ले लेते हैं छोटी सी, हम जब सब इंटरेस्टेड ही हैं इस चीज को, और अपने हमारे बुक रीडिंग क्लब बना लेते हैं पूरा, और मेंबर्स बैठ कर लेते तो जगह किराए पे ली, ठीक है, उस जगह पर थोड़ा फर्नीचर वगैरह डाला, फिर जो भी किताबें पहले से पढ़ी थी वहां डाल दी, और मजीद किताबें खरीदी और वहां डाल दी, और उसके अंदर एक मेंबरशिप बना दी कि भाई मंथली मेंबरशिप इतनी होगी हमारी। तो वो जो मेंबरशिप फीस जमा होगी उस रीडिंग क्लब के अंदर, वो मेंबरशिप फीस क्या क्या करेगी, किराया देगी उस जगह का, बिजली का बिल देगी उस जगह का, और अगर आपने एक अटेंडेंट रखा हुआ लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी बन गई है भाई, तो अटेंडेंट को पैसे जाएंगे, और अब क्या है वो रीडर जाके उस जगह पर भी पढ़ सकते हैं सुकून से, वो मेंबर जमा के, सही। तो अब इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये नहीं कि मेंबर की फीस कलेक्ट होगी, जो जो पैसा ज्यादा हो रहा है तो वो आपस में बढ़ रहा है ना, वो पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, वो किसी एक के नाम से नहीं हो रहा, बल्कि वो एक्यूमुलेट हो रहा है पैसा, सारे बिजली का बिल देके, रेंट देके, और बंदा करके रखा, उसकी सैलरी देके भी कुछ पैसा बच रहा ना, तो वही पैसा मजीद किताबें खरीदने में काम आएगा, या अब पंखे हटा के एसी लगाने में काम आ जाएगा, समझ लो, या सोलर पैनल्स लगाने में काम आ जाएगा, बिजली का बिल फ्यूचर में काम आए, या मेंबरशिप की फिर चार्जेस कम करने में काम आ सकता है, व्हाटसएवर, क्लियर। तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये एक आपने क्लब बना दिया। इसी तरीके से आपका कोई कोऑपरेटिव हो सकता है बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ाई कि हम एक एक्टिविटी करना चाह रहे हैं जो हम शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, मिसाल तौर पर हम पांचों फार्मर्स को 500 किलोमीटर दूर से कुछ सीड्स मंगवाने हैं, ठीक है ना, वो 500 किलोमीटर दूर हम पांचों जाके अलग अलग टिकट्स लगेंगे आने जाने के, तो बेहतर ये है कि हम पांचों मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव चुने, उस बंदे को पैसे दो, वो जाए वहां पर, और वो एक ही सुजुकी भर के या एक ही डिलीवरी वैन भर के उसके अंदर जो है ना वो ले आए माल सारा, और फिर हम जो भी खर्चा होगा ना आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसमें क्या है, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी आपने की, लेकिन इसी एक्टिविटी का अगर आपने पूरा वो बना दिया कि भाई अब हमने एक ना एक वेयर हाउस खरीद लिया, एक स्टोर खरीद लिया, और इस स्टोर में जब माल खत्म होगा तो एक वो स्टोर के अंदर जो बंदा रखा वो जाएगा 500 किलोमीटर दूर, वहां से माल लेके आके यहाँ जमा कर लेगा, जिस जिसको चाहिए होगा वो माल निकालता जाएगा, और ऑन कॉस्ट बस पैसे देता जाएगा उस स्टोर के अंदर। तो स्टोर इसलिए बना है हमारा। तो एनीथिंग लाइक दैट इज ऑल्सो व्हाट अ नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी। तो इसी बात को समझते हुए हम क्लब अकाउंट्स का स्टार्ट करने लगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। एनजीओज भी आपने नाम सुना होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कौन सी होती है, जैसे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लोगों के वेलफेयर का काम करती है, तो गवर्नमेंट तो है ही लोगों के वेलफेयर का काम करने के लिए, पब्लिक के वोट चाहिए, ठीक है। अगर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो मतलब ये कि गवर्नमेंट वाले ही काम कर रही है, लेकिन कोई प्राइवेट लोगों ने मिलकर कोई चैरिटी बना दिया, वो गवर्नमेंट का जैसे काम करने वाले इदारे हैं, इंडस हॉस्पिटल है, शौकत खानम हॉस्पिटल है, ठीक है, या कोई भी खिदमत खल फाउंडेशन, कोई भी इस तरह की ट्रस्ट बनी हुई है, तो वो सारे गवर्नमेंट वाले काम जो करना है ना, लोगों के वेलफेयर वाला काम, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अगर करें तो वो भी एक तरह के हमारे एनपीओज ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो चैरिटीज हो गए या कोई क्लब्स हो गए, क्लब्स ये नहीं है कि जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए, क्लब क्या होता है, वो जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं होते, बल्कि सेम इंटरेस्ट शेयर करने वाले तमाम लोग अपना क्लब बना लेते हैं, गोल्फ क्लब बना लिया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक बंदा नहीं कर सकता, तो सबके मेंबरशिप चार्जेस कलेक्ट हो गए, और उससे एक जगह पूरी अफोर्ड कर दी गई, अब सारे गोल्फ की जो इंटरेस्ट रखते हैं वो जाके उस जगह पर खेल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चैरिटीज, क्लब्स या कोई सोसाइटी से मुराद एक ही कम्युनिटी के लोग अपना कम्युनिटी का एक ऑफिस बना लेते हैं, ठीक है ना, वो कम्युनिटी का एक ऑफिस है, वो उस पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करता है, तो वो एक सोसाइटी ऑफिस कहलाता है। या फिर गेटेड सोसाइटी, हाउसिंग गेटेड कोई हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है कि तमाम फॉर एग्जांपल टीचर्स सोसाइटी, ऐसा फॉर एग्जांपल टीचर्स सोसाइटी के नाम से एक जगह है, तो वो एक गेटेड सोसाइटी है जहां पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, ठीक है ना, और वहां पर कोई जरूरी नहीं टीचर्स जो बहरहाल वो एक नाम दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता भी इस तरह की गेटेड सोसाइटीज होती है, तो कोई भी इसी तरीके से बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर सोसाइटी बनते हैं, किसी भी नाम से कोई सोसाइटी बनती है, वहां पर क्या है, एक तरह के लोग जो है ना वहां पर घर ले लेते हैं सारे, और एक गेट और गेटेड कम्युनिटी बनती है, एक गेट होता है, बाउंड्री वॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ताकि उनके अंदर सिक्योरिटी सिक्योर रहे सारा, और वहीं उनके बच्चे अंदर खेल कूद सके, और सब बहुत सारे किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी सोसाइटीज बना दी जाती है, हाउसिंग सोसाइटीज, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उन सबके हाउसिंग एक जगह दे दी जाए कि वो सारी जो है ना वहां पर रह के अपने एक्सपेंसेस शेयर कर लें, तो
आसान। तो यार इस तरह की सोसाइटी से सब नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। ऐसा नहीं कि इसके मेंबर से जो पैसा जमा हो रहा है प्रॉफिट की नीयत से हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि जितने अखराजात है उस सोसाइटी के या उस क्लब के उससे ज्यादा पैसा जमा हो जाए, तो वो ज्यादा पैसा जमा होगा तो वो री इन्वेस्ट उसी जगह पर होगा, उसी को और इंप्रूव करने के लिए। क्लियर है? सो आपके ट्रेडिशनल बिजनेसेस वर्सेस क्लब्स एंड सोसाइटीज के अंदर एक फर्क, मतलब ये के अंदर फर्क क्या है उसके आसपास क्या लिखे हुए और फर्क क्या लिखे हुए। जैसे हमारे आमतौर पे जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो प्राइवेट, चाहे वो पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटर हो, या कोई कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, सबका क्या काम है? प्रॉफिट कमाना, गुड्स या सर्विसेज सेल करके। जबकि एक क्लब सोसाइटी क्या है, वो अपने मेंबर्स को या जो भी उनके पब्लिक है जिनके लिए खुली है उनको किसी किस्म की सर्विसेज फराहम कर रहा है, ठीक है ना, जिसके लिए प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहा है। तो ये सारे फर्क मौजूद है यहाँ पर। एक फर्क के ऊपर मैं यहाँ जरूर आ जाऊंगा। ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है, एसेट्स इक्वल्स टू ओनर्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लेकिन क्लब सोसाइटीज या कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनर्स होते ही नहीं है, तो ओनर्स इक्विटी नहीं होगी, ठीक है ना। क्या होगा? एसेट्स बराबर होंगे किसके? लायबिलिटीज प्लस अक्यूमुलेटेड फंड्स। अक्यूमुलेटेड फंड्स मतलब क्या? कि तमाम असासों में से अगर तमाम हमारी लायबिलिटीज माइनस कर दें, कि हमारे टोटल एसेट्स उसमें से लायबिलिटीज हटा दें जो हमें पे करनी हो उन एसेट्स के लिए, तो बाकी जो एसेट्स का बचा हुआ हिस्सा है, जो नेट एसेट्स हैं, वो कैपिटल के बराबर तो नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस तो है नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फिर किस नाम से रखेंगे? अक्यूमुलेटेड फंड। अक्यूमुलेटेड फंड का मतलब जो तमाम मेंबर्स से पैसा जमा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वो इसका मतलब अक्यूमुलेटेड फंड का मतलब ये नहीं कि ये पैसा हमको वापस रिटर्न होगा। जबकि ओनर्स कैपिटल का मतलब क्या है, के अंदर क्या है कि जो ओनर्स कैपिटल वाला हिस्सा होता है ना, कि कल को अगर एसेट्स बिक गए सारे, तो लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद जो पैसा है वो ओनर्स में तकसीम हो जाएगा। लेकिन क्लब सोसाइटी के अंदर ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बनते हैं हमारे किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस का की अकाउंटिंग कैश बेसिस पे भी हो सकती है और एक्रूवल बेसिस पे भी हो सकती है। लेकिन एक्रूवल बेसिस के ऊपर करने में ज्यादा फायदा उस बिजनेस को अगर वो बड़े स्केल के ऊपर है, तो क्योंकि एक्रूवल बेसिस में बड़ी क्लासिफिकेशन अच्छी होती है, मतलब कैटेगराइज हुआ होता है सब कुछ। अगर डेटर्स हैं तो उनके अलग टी अकाउंट्स होंगे, क्रेडिटर्स हैं उनके अलग टी अकाउंट्स होंगे। ये नहीं कि कैश आया कैश गया कैश आया, मतलब फिर बार बार हमें निकालना पड़ेगा हिसाब किताब। कोई भी छोटा, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल पूरे साल हमने रेंट कितना दिया, तो सारे रेंट के जो है ना अलग अलग देखेंगे, पेमेंट्स रेंट की कौन कौन से, उनको कैलकुलेटर पे टोटल करेंगे, ठीक है। अलग अलग अकाउंट्स ऐसे मेंटेन्ड नहीं होना कैश बेसिस के अंदर, आप कह सकते हो ऐसा मसला है। तो जिस तरीके से एक्रूअल्स और कैश बेसिस बिजनेस में एक डिफरेंस है, बिजनेस एक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग और कैश बेसिस की अकाउंटिंग में जिस तरह से एक डिफरेंस है, वैसा ही डिफरेंस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर फर्क आता है। मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से एक बनता है क्लब अकाउंट्स के अंदर। ये आप देखोगे, अभी मैं ऐसे ही नाम बता रहा हूँ इवेंचुअली। बस कहने का मकसद ये है कि आपकी कैश बेसिस की अकाउंटिंग जैसी होती है ना, वैसे ही रिसीट पेमेंट का टी अकाउंट होता है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस में। समझ नहीं आई होगी बात, कोई बात नहीं, इसको अभी यहाँ देखोगे समझ में आ जाएगी। पहले मैं एक मिसाल सामने रखता हूँ। एक आपने मिलके क्लब बनाया, लाइब्रेरी वाली मिसाल ही लेते हैं। वो आपने बुक रीडिंग क्लब बनाया और उसके अंदर एक लाइब्रेरी बाकायदा आप लोगों की बुक रीडिंग क्लब की है। मिसाल के तौर पे आप अराउंड दोस्त यार मिल के, ऑनलाइन भी बहुत सारे फ्रेंड्स अगर करा के, एक ही मोहल्ले के हैं, करीब करीब के हैं, तो उनमें मिल के उन्होंने सारा पुल अप किया रिसोर्सेज को। 100 मेंबर्स हैं, उन्होंने मिलकर सोचा कि यार हर बंदा जो है ना महाना 2000 रुपये दे देगा, क्योंकि हम महीने की तकरीबन 2000 की किताब तो एक ले ही लेते हैं, तो क्यों ना हम 2000 एज अ डोनेशन दे दें उस क्लब के अंदर, ठीक है। और हम इस तरह से एक अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो अब आपने क्या किया, आपने बाकायदा 2 रूम की जगह ले ली, एक रूम ये, एक रूम ये, दोनों में 50-50 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। 2-4 टेबल्स हैं राउंड, जो भी है, चेयर्स हैं, गोल टेबल भी है कोई अलग अलग तरह की, और यहाँ पर भी है ना गोल टेबल हैं, स्क्वायर टेबल, अलग अलग, बस 50-50 पर्सन की कैपेसिटी है। 100 लोगों की कैपेसिटी है जगह पर। ये रख दिया मेंबर्स के लिए, ये वाला रूम रख दिया एक्सक्लूसिवली मेंबर्स के लिए, और ये वाला रूम जो है वो पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है, एक लाइब्रेरी के तौर पे। अब इस तरह का जो भी आपका बिजनेस है, वो अपना इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, ये मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ ताकि टी अकाउंट में समझाऊं।
पैसा कहां कहां से आ सकता है? मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शंस, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन से पैसा आ सकता है। इसी तरीके से जो जनरल पब्लिक है उनको आप एंटर होने दे रहे हो तो हो सकता है उनकी तरफ से कोई डोनेशन बॉक्स भी रख दो कि वो डोनेट भी कर सकें, डोनेशंस भी आ सकते हैं। जनरल पब्लिक को अलाउड नहीं है कि वो किताब लेके जाएं, वो वहीं पढ़ेंगे बैठ के, इशू नहीं होगी उनको बुक। मेंबर्स को क्या है, बुक भी इशू हो सकती है, एक फर्क रखा। और मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव रूम रखा हो सकता है, वो एयर कंडीशन हो, थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा हो, ठीक है। बहरहाल तो इनकी तरफ से डोनेशन भी आ सकते हैं। अब कोई बंदा सेल्फ स्टडी करने के लिए आ रहा है, लाइब्रेरी खामोश चाहिए, तो ऐसा होता है ना कि आप जहाँ के खामोश एनवायरनमेंट में स्टडी करना चाह रहे हो तो वहाँ ऐसी लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ पैसे वैसे कुछ नहीं, लेकिन अपने दिल से एक पूरी प्रिपरेशन वहाँ से किया तो एक दिन फिर आपको ख्याल है नहीं यार मैं यहाँ पैसा डालता हूँ, या मैंने बहुत जो है ना पढ़ा है और बहुत सुकून से पढ़ा है, सही, ऐसा हो सकता है ना। सो ये दो जगह से पैसा आ सकता है। इस टी अकाउंट का नाम है रिसीट्स, तो रिसीट्स वाली साइड है, एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। तो एक तरह से बैंक अकाउंट ही समझो, या कैश बुक होती है जिस तरह के, डेबिट साइड पे पैसा आने की सोर्सेज होते हैं, क्रेडिट साइड पे जाने वाला, ठीक है। पैसा जा कहां सकता है? शुरू में तो फर्नीचर खरीद लिया, पहला साल है अगर तो फर्नीचर खरीद लिया तो उसमें पैसा जा सकता है, ठीक है। बुक्स खरीद ली उसमें पैसा जा सकता है। लाइब्रेरियन की सैलरी है, ठीक है ना, सैलरी। फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस जैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी, सही। अच्छा इसमें और पैसा कहां से आ सकता है? हो सकता है इस लाइब्रेरी की सब कैंटीन भी हो, तो उस कैंटीन का जो भी माल बिकेगा तो कैंटीन सेल्स, तो वो भी इनकम ही है। फिर कैंटीन का माल खरीद भी तो रहे हो, ठीक है ना, तो स्टॉक खरीद रहे हो कैंटीन के लिए, कैंटीन स्टॉक, तो पैसा जा रहा है, ठीक है। तो साल के शुरू में अगर कोई पैसा था, इतना मजीद आया, इतना चला गया, तो साल के आखिर में इतना पैसा बचा। दैट्स हाउ इट इज। अब इसमें कोई अचानक से पूछ ले कि यार ठीक है हमारे जो है ना वो क्या कहते हैं, कोई स्पेसिफिकली कितने हमारे मेंबर्स है जिनका डोनेशन आना बाकी रह गया, तो अब आप अलग से यहाँ पर नोट्स लिखोगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, मतलब नोट्स डाले जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अलग से कुछ है। पूरे साल इलेक्ट्रिसिटी की मद में आपने बताया इतना गया, लेकिन कोई स्पेसिफिक मंथ की बात करें अगर तो उसमें कितना गया, तो फिर वही पूरा हिसाब किताब जो है ना खोल के देख रहे हो। मतलब कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई कि इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग से टी अकाउंट बनाओ, सही, एक ही टी अकाउंट में पूरी अकाउंटिंग हो रही है। ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, ठीक है, बिल्कुल कैश बुक की तरह है, बिल्कुल ऐसा है कि एक बिजनेस सिर्फ कैश बुक बनाया गया। इसको छोटे पैमाने पे तो आप चला सकते हो, लेकिन अगर एक ऐसा बिजनेस, चलो लाइब्रेरी तो चल गई, लेकिन अगर एक ऐसा बिजनेस जिसके इक्विपमेंट हो, फर्नीचर हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, जिसकी लाइबिलिटीज हो कि किसी से उधार मान लिया, यहाँ तो स्टॉक जितना परचेज किया उसके उतने पे जितने के पैसे दे दिए, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ पैसे देना बाकी रहेगा, जो देना बाकी रहेगा आप यहाँ नोट डाल लो कि नोट नंबर 32 स्टॉक क्रेडिटर्स जो है वो इक्वल्स टू मिसाल के तौर $50 या $500 तक का स्टॉक के जो है ना क्रेडिटर्स है हमारे, जिनको हमें पैसे देने हैं, सप्लायर्स हैं, तो ये नोट्स डाले जा रहे हो। लेकिन अगर आप एक्रूअल बेसिस पे कर रहे हो तो बाकायदा क्रेडिटर के नाम से एक अकाउंट होता है उसमें, क्योंकि एक से ज्यादा टी अकाउंट्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो बहरहाल अगर कोई बड़ा बिजनेस है जिसके अपने एसेट्स लाइबिलिटीज हैं और अपने एक्यूमुलेटेड फंड है प्रॉपर, और वो फिर ये वाला मेथड अडॉप्ट करेगा अकाउंटिंग का, कि जिसके अंदर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट करेगा, कि जिसके अंदर जैसे कि इनकम स्टेटमेंट बनती है ना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में, तो इसमें क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट के नाम से, इनकम स्टेटमेंट की जगह, और बैलेंस शीट की जगह इसमें बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट कह दो बनती है, इसमें जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से बनता है, ठीक है ना, बैलेंस शीट ये। तो ये मिला के क्या है, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपका होना शुरू हो जाएगी, कि आप रिसीट और पेमेंट अकाउंट को रद्द करके थोड़ी और प्रॉपर अकाउंटिंग करना शुरू हो जाओ। क्लियर? तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है फिलहाल, लेकिन खाली ये आप रीड करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि रिसीट पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या है, कि इसमें सिर्फ कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो, जिस तरह से कि पैसा जहां जहां से आया वो डेबिट साइड पे लिख दिया, जहां जहां गया वो क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग बैंक बैलेंस होता है, जैसे कैश बैंक बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग, या ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है ना, बैंक के केस में तो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है कि नेगेटिव बैंक बैलेंस भी ब्रॉट डाउन हो सकता है, तो वो क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन होगा, और ओवरड्राफ्ट का जो क्लोजिंग होता है वो डेबिट साइड पे होता है,
ठीक है, ऑल्दो कैश के केस में नेगेटिव नहीं होता, कभी भी कैश के केस में ब्रॉट डाउन वहां नहीं कर देना, ठीक है। अच्छा, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो फर्क नहीं करता कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लो या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह लो, मतलब रेवेक्स कह लो या ओपेक्स कह लो, ये क्या होता है, ये आपके मंथली रनिंग खर्चे होते हैं जो आपकी कंजम्पशन हर मंथ की हो रही है या ईयर के अंदर हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये बड़े खर्चे हैं जो सालों साल चलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इक्विपमेंट लिया आपने तो एक्रूअल बेसिस पे अगर अकाउंटिंग हो रही है ना तो कहेगा कि भाई इक्विपमेंट आपका जो है वो 5 साल अगर उसकी यूजफुल लाइफ है तो आप उसको पूरे का पूरा, अगर मिसाल तौर पर आपने जो है 20 लाख का इक्विपमेंट लिया टोटल, 20 मिलियन रुपीज 2 मिलियन रुपीज का इक्विपमेंट लिया, वो 2 मिलियन रुपीज का इक्विपमेंट लिया तो है आपने, फोटोकॉपियर मशीन है ली हुई उस लाइब्रेरी के लिए और किसी किस्म के कंप्यूटर वगैरह भी लिए हुए हैं, तो उनकी तो साल, उनकी जो यूजफुल लाइफ है तकरीबन 5 साल एस्टिमेट कर रहे हो अगर आप, तो ये 2 मिलियन का जो आपका खर्चा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करती है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर गिनते हैं कि साल से ज्यादा चलने वाले खर्चों में शामिल होगा, तो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट्स के तौर पर लिखेंगे। जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या करती, उसको भी खराजात में डाल देती। कैश बेसिस अकाउंटिंग बिल्कुल वैसी होती है जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट का टी, तो रिसीट्स एंड पेमेंट के टी के पास कोई तीसरी जगह ही नहीं है, कोई बैलेंस शीट ही नहीं है कि जिसमें लेके जाते हो, तो सीधा सीधा रिसीट्स एंड पेमेंट की टी के अंदर क्रेडिट साइड पे लिख देगा इक्विपमेंट के नाम से 2 मिलियन रुपीज, 3 जीरो पर कॉमन ले रहा हूं, ठीक है ना, कि मेरा खर्चा है, सही है। तो आपके पास एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर प्रॉपर इक्विपमेंट के तौर इसको एक एसेट के तौर पे आप ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, और इक्विपमेंट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे लेके जाते हैं, राइट। तो बिल्कुल अगर ऐसा कोई बिजनेस है कि जिसके अपने नॉन करंट एसेट्स है तो उसके लिए ये होना चाहिए, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ये नहीं करके दे रहा। तो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जो सिर्फ रिसीट और पेमेंट अकाउंट्स बनाती हैं, वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को अलग अलग नहीं गिनती, बल्कि एक ही टी अकाउंट के अंदर फर्नीचर को मतलब रिसीट पेमेंट के अंदर देख रहे हो फर्नीचर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे कि फर्नीचर के मद में इतना पैसा गया, तो उसकी एक पूरी डिटेल नीचे मिसाल भी बनी हुई है अलमंसूरा जिमखाना के नाम से। तो आप ये जब पढ़ेंगे ना, इसी तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं रिसीट पेमेंट अकाउंट के, इसी तरीके से पॉइंट लिखा है, ये इट्स मोर लाइक कैश बुक। रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैश बुक की तरह होता है, लेकिन ये है कि ये साल के आखिर में बनते हैं तो उसमें डेट्स वेट डालना जरूरी नहीं है कोई, ठीक है। रिसीट पेमेंट अकाउंट जो है ना बनता है 31 तारीख को, तो उसमें कोई डेट डालने की जरूरत नहीं है, 31 से मुराद जब भी आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, तो कोई डेट डालने की जरूरत नहीं है। बहरहाल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व करना है। अल मंसूरा जिमखाना ये एक बहुत बड़ा क्लब है जिसके अंदर फैसिलिटी मतलब बहुत सारी आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, ठीक है, और एक उसके अंदर जिम भी मौजूद है और साथ में एक रेस्टोरेंट भी मौजूद है, ठीक है, उसके मेंबर्स के लिए। तो ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2024, जो आपका अकाउंटिंग ईयर है, पहले अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक चल रहा है जो अकाउंटिंग फिस्कल ईयर आपका, उसमें क्या हुआ, इसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज कुछ इस तरह से आगे बताई जा रही है, ठीक है, कि बहुत सारे जो है ना एक्सपेंडिचर्स इनकर किए गए, ठीक है, ताकि वो अपने मेंबर्स को बहुत अच्छी से हाई क्वालिटी सर्विस फराहम करके दे सके। सबसे पहले तो बताया कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का बैंक बैलेंस कितना है शुरू का, तो बैंक बैलेंस एट स्टार्ट $1 मिलियन। अब ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आप बना रहे हो अगर, तो आप यहाँ पर इमेजिन करो इसको, बैंक बैलेंस एट स्टार्ट है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है कि वो नेगेटिव बैलेंस है, तो उसको $1 मिलियन पॉजिटिव बैलेंस के तौर पर लिख दिया आपने, ठीक है, एक टी अकाउंट बना के रिसीट्स पेमेंट्स का। उसके बाद द क्लब है सेवरल सोर्सेज ऑफ मॉनेटरी इनफ्लोज, फिर इनके बहुत सारे इनफ्लोज हैं कि जिसके जरिए वो पेमेंट करता है इस क्लब की। जैसे हमारे टी अकाउंट के अंदर क्या क्या पॉसिबल इनफ्लोज हमने लिखे हुए हैं कि भाई कोई सब्सक्रिप्शन हो सकती है या कोई भी XYZ सन्ड्री का मतलब मिसलेनियस, कोई भी रिसीट्स हो सकते हैं, जैसे कोई पुराना आपने फर्नीचर बेच दिया इस तरह से करके। इस तरीके से गवर्नमेंट की ग्रांट मिल सकती है, कैंटीन की सेल्स से पैसा आ सकता है, या कोई स्पॉन्सर किया जा रहा है टूर्नामेंट आपके मैदान वगैरह में, तो वो उस जो भी स्पॉन्सर्स है उन्होंने आपके क्लब को पैसा दिया हो सकता है कि भाई हम एज ए स्पॉन्सर आपको पैसा दे रहे हैं टूर्नामेंट को कराने के लिए, तो सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं सारे। तो यहाँ पर बता रहे प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इस क्लब के लिए क्या है, सब्सक्रिप्शन। उसके मेंबर्स, ये जिम खाना जो है उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं जो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, और पूरे साल की सब्सक्रिप्शन बन रही है $16.4 मिलियन, अच्छा खासा बड़ा सेटअप है। इतने बड़े नंबर को देख के लग रहा है कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पूरा नहीं उतरना चाहिए, सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे इसका, ठीक है, आप लोग बनाएंगे, मतलब एज अ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फिर नोटेबली रेस्टोरेंट की सेल्स हुई, ठीक है, बहुत सारी रेस्टोरेंट्स की सेल्स, जैसे यहाँ पर है ना कैंटीन सेल्स, तो रेस्टोरेंट सेल्स भी आ सकती है,
ये तो मैंने जो जो हो सकता है पॉसिबल वो सारे नाम लिख दिए ना, वो तो पीछे फॉर्मेट है खाली। तो रेस्टोरेंट की $40 मिलियन की सेल हुई पूरे साल, ठीक है। इसके अलावा क्लब ओपन्स इट्स रेसिंग ट्रैक टू नॉन मेंबर्स ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स। फिर इसके अलावा क्लब का एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये है कि वो सुबह के वक्त जो जॉगिंग के लिए लोग आते हैं, एक्सरसाइज के लिए आते हैं, तो उनको अपना रेसिंग ट्रैक जो स्प्रिंटिंग ट्रैक होता है पूरा, वो ओपन कर दिया उनके लिए कि दो मॉर्निंग के 2-3 घंटे जो है ना लोग आके फ्री में जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं या भाग सकते हैं यहाँ पर। तो उन मेंबर्स ने वो मेंबर्स नहीं है, लेकिन वो जनरल पब्लिक को भी ख्याल आ सकता है ना कि एक डोनेशन बॉक्स में उसमें कुछ डोनेट कर दे, क्या वो जगह का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जरिए डोनेशंस आते हैं। $5 लाख के पूरे साल के डोनेशंस आए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने भी ग्रांट दी कि यार ये लोगों की जनरल फैसिलिटी के लिए जगह बनी है, तो गवर्नमेंट ने भी $5 मिलियन ग्रांट दी कि गवर्नमेंट की तरफ से एक तोहफा। फर्दर मोर ग्रांट लाइबिलिटी नहीं होती, ठीक है। फर्दर मोर एट द स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर, जब साल शुरू हुआ था, द क्लब सिक्योर्ड अ बैंक लोन, क्लब ने एक बैंक लोन भी ली थी $2.5 मिलियन के, और उसका सालाना इंटरेस्ट रेट था 5%, ठीक है। अब यहां पर मुझे थोड़ा सा देखो सवाल है कि अगर ये सिर्फ रिसीट और पेमेंट अकाउंट बना रहा है, तो जो रिसीट पेमेंट अकाउंट में तो जब पैसा आया बैंक लोन के बाद में, तो रिसीट साइड पे $2.5 मिलियन लिख दिया और बैंक लोन लिख दिया, लेकिन बस और कुछ नहीं है। नोट्स के अंदर लिखा हो गया बैंक लोन जो है ना $2.5 मिलियन का। ये कोई प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो रही कि आपके रिसीट हुए, पैसा बैंक अकाउंट में आया है, उसकी जगह लाइबिलिटी क्रेडिट होनी चाहिए बैंक लोन के नाम से। ऐसा कोई दूसरा अकाउंट ही नहीं है रिसीट पेमेंट अकाउंट के अगेंस्ट, तो सिर्फ एक ही अकाउंट है ना, उसमें बस ये वाली अकाउंटिंग जो है ना इनकम्प्लीट रहती है। सही कि आपकी लाइबिलिटी आपके सर पर खड़ी तो उसका प्रॉपर्टी अकाउंट होना चाहिए। बहरहाल तो आपका $2.5 मिलियन आया, तो वो भी आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड पे किसी किस्म की बैंक लोन से पैसा आया तो लोन, आप जो भी अमाउंट है $2.5 मिलियन यहाँ लिख दिया और यहाँ पर बैंक लोन का नाम लिख दिया। फिर एक्सपेंडिचर्स ये सारे लिखे हुए कि 22 मिलियन का जो है, जब जो रेस्टोरेंट है वो सेल्स कर रहा है 40 मिलियन की, तो उसकी इन्वेंट्री भी पूरे साल की अच्छी खासी आई होगी। अच्छा ग्रैंड रेस्टोरेंट होगा यकीनन ये, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट्स लिखे हुए हैं। तो $22 मिलियन के स्टॉक्स खरीदी, मतलब वो रेस्टोरेंट का जो स्टॉक होता है, रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री होती है, वो खरीदी गई पूरे साल, ताकि वो अपने मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दोनों के को अच्छा फूड सर्विस दे सके। ये हो सकता है मेंबर्स को थोड़ा सब्सिडाइज प्राइसेस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे मेंबरशिप कार्ड की वजह से खाना मिल जाए, जबकि वो रेस्टोरेंट इतना ग्रैंड है कि नॉन मेंबर्स भी आके वहां खाना खाना चाहता है। और क्यों खोल के रखा है नॉन मेंबर्स के लिए वो रेस्टोरेंट? एक तो उनसे पैसा मिलेगा, रेवेन्यू कलेक्ट होगा, दूसरा ये कि कुछ वो आके देखे ना फैसिलिटी, नॉन मेंबर्स आके फैसिलिटी देखें ताकि वो भी मेंबरशिप की तरफ आए, ताकि वो भी क्लब के अंदर अपना जो है ना मेंबरशिप सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। ये कभी कभी इस तरह से इसलिए भी रखा होता है ओपन। एन एडिशनल $1 लाख वाज स्पेंट ऑन कैरियज कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टिंग रेस्टोरेंट इन्वेंट्री। तो रेस्टोरेंट का माल जब अच्छा, अब पेमेंट साइड के ऊपर आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया रेस्टोरेंट के नाम से। मैं आपको बिल्कुल ही इसको जो है ना पूरा बना के नहीं दिखा रहा, जिस तरह से आपने डेबिट साइड पे इनकम्स लिखी यहाँ पर सारी, क्रेडिट साइड पे आपने लिख दिया कि रेस्टोरेंट का स्टॉक खरीदा गया ना, तो रेस्टोरेंट इन्वेंटरी। अच्छा ये रेस्टोरेंट इन्वेंटरी का कोई क्रॉस रेफरेंस टीम मत ढूंढना, है नहीं रिसीट पेमेंट अकाउंट का कोई क्रॉस रेफरेंस। फिर इसके अलावा कैरिज इनवर्ट्स भी हुआ है, ये रेस्टोरेंट की इन्वेंटरी जो आई है उसका कैरिज इन भी आपने पे किया है अमाउंट, वो कितना $500,000 लिखा था, कितना लिखा था जो भी था, तो पेमेंट साइड पे लिख रहे हैं आप $100,000 सॉरी। स्टाफ की सैलरीज है, जनरल स्टाफ की सैलरीज है या रेस्टोरेंट स्टाफ की सैलरीज है $1 मिलियन, और इसके अलावा पूरे साल की है रेस्टोरेंट के स्टाफ की सैलरी पूरे साल की। और ग्राउंड में जो आपके क्रिकेट का मैदान है, फुटबॉल का मैदान है, उसकी रखवाली कर रहे हैं, तो उनकी पूरे साल की सैलरी इतनी है जो कि आउटडोर फैसिलिटीज को सिक्योर करते हैं। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्चे में भारी भरकम खर्चे भी हुए हैं, जैसे कि फर्नीचर खरीदा गया $1 मिलियन का पूरे साल, $5 मिलियन का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा गया है पूरे साल, $20 मिलियन इन्वेस्ट किया गया बिल्डिंग के एक्सपेंशन में। आपका ये जो जिमखाना पूरा बना है $20 मिलियन उसकी जगह के एक्सपेंशन के अंदर खर्च किया गया। तो इतने बड़े बड़े एसेट्स हैं, सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से काम नहीं होगा, लेकिन पहला मैंने आपको टास्क दिया रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपने बनाना है, क्लियर है। तो यहाँ पर जगह दी हुई है और उसका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, लेकिन आंसर नहीं देखना, आंसर देखे बगैर पहले बनाना है, उसके बाद आंसर को रेफर करना है, ठीक है, कि आप गलत तो नहीं कर रहे कुछ। जब ये कर लो एक्टिविटी, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे। अकाउंट्स फॉर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब आप उसको उस नजर से देख रहे थे पहले कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट खाली बना रहे, लेकिन अब उससे बढ़कर सोचो जरा कि ये एक बहुत बड़ा क्लब है। अगर जिस क्लब की हमने मिसाल दी थी पीछे अल मंसूरा जिमखाने की, तो इतना बड़ा क्लब है, उसके इतने सारे एसेट्स है, उसकी बैंक लोन है,
ठीक है, उसका क्लोजिंग में इतना सारा पैसा बचता है बैंक अकाउंट में, ठीक है, उसके इतने बड़े बड़े एसेट्स है जो डेप्रिशिएट भी होने चाहिए, सही है, तो उसके प्रॉपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनना चाहिए, जैसा कि किसी बिजनेस, बड़े बिजनेस में बनता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, वैसा ही इतना बड़ा क्लब, इतनी बड़ी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक छोटा मोटा क्लब नहीं रहा, वो क्लब ही का नाम है लेकिन बहुत बड़ा बन गया ये। तो उसका अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज क्या क्या है, ठीक है ना। तो आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज जो हमने देख ली थी पीछे, चैरिटीज हो सकती है, सब्सक्रिप्शन हो सकती है, गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती है, या रेस्टोरेंट की सेल्स हो सकती है, सारी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज पॉसिबल है। तो वो आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड से उठाते हो, और जो एक्सपेंसेस वाली एक्टिविटीज है वो क्रेडिट साइड से उठाते हो, और उसके बलबूते पे आप पूरे का पूरा क्या बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अच्छा, इसके अंदर कुछ फर्क दिए हुए, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता है, तो कोई क्लब या कोई भी और नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या बोलती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जिसको एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस नेट प्रॉफिट बोलता है, ये उसको क्या कहते हैं, सरप्लस ऑफ इनकम, कि हमारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस की बनिस्बत, इसको प्रॉफिट नहीं बोले क्योंकि प्रॉफिट का ताल्लुक ओनर के पैसे से हो जाता है, तो हम वो वाली टर्म्स यूज ही नहीं कर रहे क्योंकि कोई ओनर ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो अक्यूमुलेटेड फंड्स है, तो अक्यूमुलेटेड फंड्स में इनकम ज्यादा है या इनकम कम है, ये वाली लैंग्वेज यूज हो रही है, सही है। तो सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम है, जबकि नेट लॉस अगर हो रहा है तो किसी प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में नेट लॉस का लफ्ज यूज हो रहा है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट में उसको क्या कहते हैं, डेफिसिट ऑफ इनकम, ठीक है। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, ओवर एक्सपेंडिचर ऑब्वियस सी बात है, सरप्लस ऑफ इनकम और डेफिसिट ऑफ इनकम, ये दो याद रखना बस। जो ओनर्स कैपिटल कहलाता है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में, वो नॉट फॉर प्रॉफिट में अक्यूमुलेटेड फंड्स कहलाता है, ये बात पहले भी हुई थी, ठीक है। एक सैंपल के तौर पे टी अकाउंट आपके सामने बना हुआ है सब्सक्रिप्शंस के नाम से, सही। ये सब्सक्रिप्शंस के टी अकाउंट को अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं, ये क्यों बना, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से अब हम बाहर जा रहे हैं, अभी हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। अब इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट को आप गौर से देखें, सब्सक्रिप्शन की नेचर, अभी हमारी मतलब एक क्लब है वो सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है लोगों से, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन के बदले पैसा आता है। अब आप इसको नॉर्मली जो हम अकाउंटिंग करते हैं उस तौर पे सोचते हैं, जब जब सब्सक्राइबर्स पैसा देते हैं तो हम बैंक डेबिट करते हैं और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट करते हैं, ठीक है। हर सब्सक्राइबर के मिसाल के तौर पे सालाना $500 के चार्जेस हैं, ठीक है। अब वो जितने भी सब्सक्राइबर से पैसा आ गया तो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होके डेबिट हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो जाएगी, सही है। अब हमारे मेंबर्स मिसाल के तौर पे 1000 है, ठीक है, और अगर हमारे कुछ मेंबर्स ने पैसा ना दिया हो तो हमारी सब्सक्रिप्शन क्या हो जाती है, रिसीवेबल। 1000 मेंबर्स हैं, जो $500 के हिसाब से अगर दे तो कितना होना चाहिए, $5 लाख, लेकिन हमारे साल के एंड में हमें पता चला कि हमें टोटल जो रिसीव हुआ है वो $450,000 हुआ है, तो $450,000 से बैंक डेबिट हुआ है और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुई है, राइट। तो जो 450,000 है उसके अलावा 50,000 क्या है हमारे पास, रिसीवेबल, क्या है वो, सब्सक्रिप्शन, उसको बस रिसीवेबल नहीं कहूंगा, उसको बस कहूंगा सब्सक्रिप्शन डेबिट, सही है। और दूसरी नो सॉरी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कर देता हूं, चलो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट, तुम लोग की क्योंकि पिछली अंडरस्टैंडिंग जो है उसके हिसाब से अगर मैं डबल एंट्री बना रहा हूँ, ये काम वैसे डबल एंट्री की जगह पे टी अकाउंट से भी कर सकता हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, ठीक है। जबकि ये भी सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट है, बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। लेकिन अगर हम एक्रूअल्स प्रीपेमेंट के टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसके बाद देखें तो डायरेक्ट टी अकाउंट के अंदर इस चीज को देखते हैं कि जब जब पैसा आ रहा है हमारे पास हमारे मेंबर्स से, तो बैंक डेबिट हो रहा है, उसके बदले सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब 450,000, इतना तो आ गया। और जब साल के आखिर में हमने कैलकुलेट किया तो पता चला कि सब्सक्रिप्शन कुछ अक्रूड भी हैं। यहां पर अक्रूड का मतलब रिसीवेबल है या पेबल है, रिसीवेबल, ये लेने वाले अक्रूड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं, पे नहीं करते। आप ऑर्गेनाइजेशन हो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है, तो अक्रूड रिसीव करने वाले बिजनेस के लिए रिसीवेबल वाला अक्रूड होता है। तो रिसीवेबल कुछ हैं जो कि अगले साल ब्रॉड डाउन यहां पर होंगे, कितने 50,000 के रिसीवेबल्स हैं, तो इस साल क्रेडिट डाउन 50,000 है, ठीक है ना। तो टोटल 500,000 हो गई क्रेडिट साइड,
डेबिट साइड भी 500,000। तो इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 500,000 हम क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन इनकम के तौर पे लिखेंगे कि $5 लाख की सब्सक्रिप्शन इनकम हुई। ये डिफरेंस फिगर निकाल लिया हमने। क्लियर है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, उसके बदले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट कब होता है, जब कोई इनकम होती है। तो $5 लाख से आपका बस वही पीएनएल टाइप की वर्किंग है, पीएनएल की जगह आई&ई लिख रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख रहे हैं। तो ये बेसिक आपको मैंने अकाउंट बना के दिखा दिया कि किस तरह सब्सक्रिप्शन का होता है। अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के ऊपर बात करते हैं जरा। तो थोड़ा बेसिक हम उसका आइडिया ले लें कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो किस तरह का दिखता है। बिल्कुल वैसे दिखता है जैसा एक इनकम स्टेटमेंट दिखती है। सारी इनकम्स को ऐड कर लिया, सब्सक्रिप्शन इनकम है, प्रॉफिट ऑन कैंटीन है। अच्छा क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन कैंटीन, ये नहीं लिखा सेल्स ऑन कैंटीन। कैंटीन का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। कैंटीन, क्योंकि एक क्लब के अंदर कैंटीन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो कैंटीन के लिए पूरी इनकम स्टेटमेंट बनेगी अलग से। समझो, ये क्लब है, इसका बनना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इस क्लब की इनकम स्टेटमेंट कह लो। इस क्लब का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम के तौर पे जो जो लिखा जाएगा वो क्या क्या हो सकता है। सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन रेट से पता चल जाएगी। कैंटीन प्रॉफिट, अब कैंटीन के प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि कैंटीन के जितनी सेल्स थी उसमें से कैंटीन के सारे खर्च माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा है वो यहाँ लिखना है। तो वो यहाँ लिखना है, इसका मतलब इसकी कोई वर्किंग होगी। W1 रेफरेंस दिया, और वो वर्किंग 1 जो है पहले मैं यहाँ पर करूंगा, ठीक है ना। वो वर्किंग 1 क्या होगी, कैंटीन की इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट किसके लिए, कैंटीन के लिए, क्लब कैंटीन, क्लब कैंटीन, ठीक है ना। उसमें कैंटीन की सेल्स लिखूंगा यहाँ, फिर वो कैंटीन की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो जो भी ओपनिंग इन्वेंटरी आ गई प्लस परचेजेस आ गई लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी आ गई, तो जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनी वो माइनस करूंगा, तो बनेगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। कैंटीन तो प्रॉफिटेबल है ना उसके अंदर। फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे कि कैंटीन का कोई स्टाफ है तो उसकी सैलरी, कैंटीन का बिल वगैरह वगैरह। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल माइनस किए तो क्या बचा, कैंटीन का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये वहां तक नहीं लेके जाएगा कि आपको टैक्स वैक्स अलग से माइनस कराए, तो इस हद तक अभी नहीं करवाएगा। तो बेसिक नेट प्रॉफिट समझो, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट जो है ये यहां पर क्लब अकाउंट्स के अंदर हम जो है ना ये लेके जा रहे हैं वर्किंग 1 का आंसर के तौर पे, ठीक है ना। या यहां पर नहीं तो सफाई के साथ यहां देख लो, ये प्रॉफिट ऑन कैंटीन, ये वो 20 है। पूरी ट्रेडिंग, पूरी इनकम स्टेटमेंट बनेगी कैंटीन की, उसका फाइनल फिगर यहां पर आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आ रहा है, ठीक है। कोई कंपटीशन, ये कॉन्टेस्ट वगैरह करवाएं आपने अपने क्लब के, तो वो वाली इनकम है। तो 10 20 30 टोटल 60 इनकम है। जबकि एक्सपेंसेस क्या है पूरे क्लब के, वेजेस। अच्छा यहाँ पर एक्सपेंसेस में आप कैंटीन वाले एक्सपेंसेस यहाँ माइनस नहीं करोगे। कैंटीन के एक्सपेंसेस ऑलरेडी कैंटीन की सैलरीज, कैंटीन के स्टाफ का के जो भी खर्चे वगैरह माइनस करेंगे कैंटीन के इनकम स्टेटमेंट में। कैंटीन के बिजली का बिल कैंटीन की इनकम स्टेटमेंट माइनस करोगे, ठीक है। यहाँ जो है सारी वेजेस ये कैंटीन के अलावा वाले जो पूरे क्लब का स्टाफ है उसकी है, ठीक है। इंश्योरेंस हुई स्टाफ की, या जो भी आपके इक्विपमेंट वगैरह को इंश्योर करा इतना आपका प्रीमियम गया। इसके अलावा हीटिंग लाइटिंग मतलब बिजली के एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब बाकी अदर एक्सपेंसेस सारे। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, अब ये डेप्रिसिएशन सोचो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो इसकी जगह ही नहीं थी सर, कैश आना और कैश जाने वाली बात हो रही थी उसमें। तो ये तो बाकायदा एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, उसमें तो डेप्रिशिएट मतलब इसमें तो एसेट का एसेट रखते के तौर पे बैलेंस शीट में बुक करेंगे, और बैलेंस शीट नहीं सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट को एसेट के तौर पे बुक करेंगे क्लब अकाउंट्स के अंदर, और उस एसेट से रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन है वो ईयर ऑन ईयर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो डेप्रिसिएशन भी है। बहरहाल तो टोटल एक्सपेंडिचर इतने हुए, तो इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर्स कम है, तो 5 क्या हुआ, सरप्लस ऑफ इनकम। क्लियर है। अगर ये 55 एक्सपेंडिचर होते और इनकम हमारी नेट जो होती वो 50 होती तो 5 नेगेटिव आ जाता, वो क्या कहलाता, डेफिसिट, लॉस नहीं, डेफिसिट ऑफ इनकम। और बहुत क्रिएटिव मत होना, डेफिसिट ऑफ इनकम को उजर भाई हम सरप्लस ऑफ एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, लिख सकते हो भाई, लेकिन एक डायमेंशन में चलो ना। आप कह रहे हैं उजर भाई जब इनकम ज्यादा होगी तो सरप्लस ऑफ इनकम कहूंगा, जब एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो सरप्लस ऑफ एक्सपेंस कहूंगा। ऐसा नहीं करो, इनकम ज्यादा है तो सरप्लस ऑफ इनकम, इनकम कम है तो डेफिसिट ऑफ इनकम। फिर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ठीक है। ये दो अलग मिसालें, रिलेटेड नहीं है उसको। ये स्टूडेंट्स क्लब की इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये एरो क्लब के नाम से एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है,
तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एरो क्लब की है, तो इसका मतलब एरो क्लब का अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना होगा। ये तो खाली एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ। तो इसके नॉन करंट एसेट लिख दिए सारे, बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरह। टोटल नॉन करंट एसेट्स यहाँ आ गए, और ये नॉन करंट एसेट भी क्या डेप्रिशिएट होने के बाद वाली वैल्यूज है, नेट बुक वैल्यूज है। फिर करंट एसेट्स में इसकी भी कैंटीन है, एरो क्लब की भी कैंटीन है अपनी, तो ये कैंटीन का स्टॉक, कैंटीन की इन्वेंट्री वगैरह, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के क्लब के मेंबर से जो लेने बाकी हैं वो सब्सक्रिप्शन के टी अकाउंट में कहां पर आता है उसका सीडी बैलेंस रिसीवेबल का, ये क्रेडिट साइड पे सीडी आते हैं जो कि ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे होता है, राइट। तो ये रिसीवेबल वाला था। इसी तरीके से बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और टोटल करंट एसेट और ये मिला के टोटल एसेट्स इतने हो गए। तो नॉन करंट लायबिलिटीज इतनी है, मॉर्गेज और बैंक लोन, ठीक है। करंट लायबिलिटीज ये है कि कैंटीन के कुछ क्रेडिटर्स हैं जो कैंटीन से जो माल लिया जिनसे उधार पे, वो 20 के हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा जो बचा वो क्या है, अक्यूमुलेटेड फंड। ये एक फर्क है, ओनर्स इक्विटी होता है किसमें, किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में, लेकिन इसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या है, अक्यूमुलेटेड फंड के नाम से। क्लियर है। अब इसके बाद जो है ना वो मेन चैलेंज है, वो क्या है कि अगर एक बिजनेस का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ आपके सामने, और उस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करनी है, तो वो कैसे करोगे। ये एक ऐसा आगे कॉन्सेप्ट आने वाला है जो कि आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, कि एक बिजनेस है जिसने अपने पूरे साल ये वाली अकाउंटिंग की है, जब पैसा आया तो कैश, जब पैसा आया तो रिसीट्स काउंट कर लिया, जब पैसा गया तो पेमेंट्स काउंट कर लिया, और साल के आखिर में देखा कि ज्यादा पैसा आया है या गया, उस हिसाब से डिसाइड किया प्रॉफिट हुआ है। तो पूरे साल मिसाल के तौर पे अगर $2 लाख पैसा आया था और पूरे साल $1.5 लाख पैसा गया था, तो $50,000 कहेगा साल के आखिर में ये मेरा प्रॉफिट है। वो कैश बेसिस वाला बिजनेस है। ऐसा हो सकता है उससे ज्यादा प्रॉफिट हो, क्यों, क्योंकि कुछ हो सकता है अमाउंट रिसीवेबल हो जो अभी रिसीव नहीं हुआ लेकिन एक आध हफ्ते में हो जाएगा, ताल्लुक तो इसी साल से उसका, लेकिन वो कैश बेसिस वाला बिजनेस में झंझट नहीं पालता, कहता बस ज्यादा पैसा आया तो प्रॉफिट है, ज्यादा पैसा चला गया तो लॉस है। ज्यादा पैसा जा कैसे सकता है, फिर जाहिर है किसी से उधार लेके कवर करेगा उस नुकसान को, क्योंकि जितनी इनकम हुई है कैश की सूरत में उससे ज्यादा पे करने हैं, तो जितनी इनकम हुई तो पे कर दिए, मजीद पे करने के लिए किसी से उधार लेके पे किया ना। अब किसी से जब उधार लेके पे किए तो आपकी पेमेंट ज्यादा हो गई, सही है। अब जो उधार लिया है उसके लिए भी कोई टी अकाउंट नहीं बना हुआ उसने अलग से नीचे नोट डाल दिया कि मैंने इतना उधार लिया है बैंक से, सही है। वो इस तरह के काम करता है। तो ऐसे बिजनेस का क्या ये रिसीट एंड पेमेंट का टी अकाउंट लेके हमें एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे, वो इसके अब उस कॉन्सेप्ट पे उसके बाद आ रहे हैं। तो अब इसके ऊपर फिर हमारा एक रफ इनपुट क्या बनता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, उसके अंदर तो सिर्फ कैश इनफ्लो आउटफ्लो बताया हुआ है, ठीक है। और हमें निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के दिए इंफॉर्मेशन जो पहले हमने कभी ऐसी निकाली हो उसके ऊपर मैं बात करता हूं। पहले मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं लेट्स सपोज रेंट का टी है, रेंट हम पे करते हैं उसका टी है, मुझे रेंट एक्सपेंस निकालना है, ठीक है। तो मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट 5,000 का, बैंक से इतना पैसा क्या रेंट के बनता है, लेकिन जरूरी नहीं ये एक्सपेंस होगा। हमें इसके अलावा कुछ ब्रॉड डाउन कैरी डाउन इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम फिर डिफरेंस फिगर निकाल पाते हैं कि पीएनएल में क्या जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये हमारा पहला साल है ऑपरेट करने का, कोई हमारे पास कोई ब्रॉड डाउन नहीं है किसी किस्म का, लेकिन ये आपको कैरी डाउन बता देता है कि हमारा रेंट पेबल है, उसका कैरी डाउन यहाँ पर होगा, क्योंकि पेबल का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे होता है। कहता है साल के एंड में रेंट पेबल है मिसाल के तौर पे 1000 का, तो आप क्या अज्यूम करोगे, 5,000 में रेंट दे चुका हूं, उसके बावजूद मुझे 1000 देना बाकी है, तो यकीनन मैंने कितना कंज्यूम किया होगा स्पेस को, 6000 का। तो मैं उसको पीएनएल लिखता हूं, मतलब अगर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की मिसाल से अभी समझाने लगा हूं, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस का भी यही होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया उसके लिए। हमें उसके लिए चाहिए क्या, हमें चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए। लेट्स रीडू द एग्जांपल। हमें कैश रिसीट पेमेंट के अलावा ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स भी चाहिए। लेट्स रीडू द एग्जांपल। ओपनिंग रेंट इज ओपनिंग रेंट इज $200, closing rent is prepaid $1,200, and throughout the year you paid $7,000 rent डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक से रेंट के बदले $7,000 जा चुका है। ओपनिंग जो है प्रीपेड था,
रेंट प्रीपेड का ब्रॉट डाउन यहाँ पर होता है। अगर एक्रूअल्स प्रीपेमेंट पड़ा है तो आपको पता है। तो ओपनिंग हमारा प्रीपेड था और मजीद हमने 7,000 पे किया। तो एक तरह से हमारी तरफ से इस साल हमारे पास $7,200 का रेंट, $7,200 की वैल्यू का हम प्लेस को कंज्यूम कर सकते थे, यूज कर सकते थे, क्योंकि हमने इतना एक तरह से रेंट दिया हुआ है। साल के शुरू का प्रीपेड 200 और पूरे साल 7,000 और दिया, सही है। लेकिन साल के एंड में पता चला कि हमारा प्लेस, जो हमारे पास अब हक रह गया ना इस प्लेस को यूज करने का, सिर्फ $1,200 तक का हक रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, 6,000 का पीएनएल डेबिट कर देंगे। रेंट का टी अकाउंट क्लोज कर दिया और पीएनएल उसके बदले डेबिट कर दिया। रेंट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, सही है। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस में पीएनएल बोलते हैं, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस में क्या कहेंगे? सही है। और आप लोग क्योंकि एडजस्टमेंट्स वगैरह वाले भी कुछ सवाल आप देख चुके हो पीछे, तो मैं एक और सवाल करता हूं। लेट सपोज मेरा ओपनिंग रेंट 0 होता, क्लोजिंग भी 0 होता, ना पेबल होता ना प्री ना पेबल है, ये पेबल वाला है, ना प्रीपेड है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने पैसे दिए वही के वही कंज्यूम हो गए सारे, जब भी तो नहीं है कोई क्लोजिंग बैलेंस, सही है। तो वही पूरे का पूरा क्या हो गया? अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस में तो पीएनएल के रेफरेंस से लिख देंगे पीएनएल डेबिट, लेकिन हम नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट और रेंट क्रेडिट। क्लियर हो रही? इसीलिए आपने कोई वो सवाल किए ना जो ट्रायल बैलेंस दिया होता है उसके नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई होती है उसकी, तो एडजस्टमेंट्स बना रहे होते हो जिस जिसकी, तो उसके लिए तो टी अकाउंट बनाते हो। लेकिन जो ऐसे अकाउंट है कि जिनकी नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको हम छेड़ते भी नहीं है, तो उनको एडजस्टेड ट्रायल में एज इट इज एक्सपेंस ले जाते हैं कि जितना हमने पे किया वही का वही पूरा एक्सपेंस है, क्योंकि उसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। क्लियर हो रही है? समथिंग लाइक दैट। ये बात समझने के बाद अब अगर हम सोचें कि हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट्स का जो टी अकाउंट है उसमें हमें इसने पेमेंट्स बताई हुई है हमने किस किस चीज के लिए की हुई है और किस किस चीज का पैसा आया हुआ है, उसके जरिए अगर हमें ड्रॉ करना है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस और चाहिए। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि अगर हमारे पास बैंक मतलब रेंट की मद में बैंक कितने से क्रेडिट हुआ, अगर ये फिगर पता है तो उसके अलावा हमें ओपनिंग और क्लोजिंग पता होना चाहिए। अगर वो भी पता चल गया तो हम इनकम एक्सपेंडिचर पर कितना एक्सपेंस जाना है बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर सब्सक्रिप्शन का टी होता, ठीक है ना, तो उसके अंदर बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होता है। तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होता किसी भी अमाउंट से, लेट सपोज पूरे साल जो है ना $5,000 से सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ और उसके बदले बैंक डेबिट हुआ। अब अगर हमें सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बता दे, या तो ओपनिंग क्लोजिंग बता दे या फिर जब ओपनिंग क्लोजिंग सारे बता रहे तो उसके अंदर हमें अज्यूम मतलब हमें बता दे कि कुछ भी नहीं था इसका ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब हमें वाजे हो जाए कि इसका ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं था, 0-0 था, तो इसका मतलब जितना हमने रिसीव हुआ है उतनी की उतनी इनकम होगी, हमारी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग भी बता दे साथ साथ तो क्या ही बात है कि लेट सपोज हमारी सब्सक्रिप्शन एडवांसेस कस्टमर से एडवांसेस रिसीव हुए थे, ब्रॉट डाउन यहाँ पर है क्रेडिट लायबिलिटी वाली साइड पे कि कस्टमर से हमें एडवांसेस रिसीव हुए थे मिसाल तौर पे 500 के, फिर इस साल कस्टमर ने हमें 5,000 और दिए और फिर भी हमारे पास सीडी यहाँ पर आया रिसीवेबल वाली साइड पे, क्योंकि बीडी यहाँ होता है ना, तो एसेट का बीडी यहाँ है तो सीडी वहाँ है, और सब्सक्रिप्शन क्योंकि हम रिसीव करते हैं तो रिसीव करने वाली चीज का एसेट जो है वो रिसीवेबल कहलाता है, पे करने वाली चीज का एसेट जो है प्रीपेड कहलाता है, ठीक है। तो रिसीव करने वाली चीज है और कहते हैं कि 1,000 जो है आपको ब्रॉड डाउन रिसीवेबल वाली साइड पे होना है, तो मतलब ये सीडी भी रिसीवेबल ही कहलाएगा। तो अब इसको इंटरप्रेट करो, 6,500 एक तरह से क्या है हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी जाएगी सब्सक्रिप्शन का? क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? इंटरप्रिटेशन ये है कि 500 से कस्टमर्स ने हमें एडवांसेस दिए हुए थे, कस्टमर्स क्या सॉरी मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शंस एडवांस में पे की हुई थी 500 पिछले साल से जो, ठीक है ना, तो लायबिलिटी साइड पे ब्रॉट डाउन कर दिया। फिर इस साल मेंबर्स ने 5,000 हमें और दिए पैसे, और उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि 1,000 और सब्सक्रिप्शन लेनी है मेंबर से, तो दरअसल ये इनकम में तो कन्वर्ट हो ही गया, ये जो रिसीव किए थे ना हमने वो भी इनकम में कन्वर्ट हो गया, और अब हमें कस्टमर से मेंबर से रिसीवेबल जो अमाउंट है वो भी तो इनकम ही बना, तो सब मिला के 6,500 की इनकम बन गया। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी कि अगर हमारे पास बैंक का आना या बैंक में पैसा कितना आया है या कितना गया उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद हो
और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस मौजूद हो तो हम एक्सपेंसेस और इनकम्स निकाल सकते हैं। क्लियर हो रही है? अब हमारे पास बैंक में कितना पैसा आया और गया ये हमें किस अकाउंट से पता चल सकता है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से। क्लब अकाउंट्स के अंदर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या एक तरह से बैंक का ही अकाउंट है कि उसकी डेबिट साइड ये बताती है बैंक में पैसा कितना आया और क्रेडिट साइड ये बताती है कि बैंक से कितना पैसा गया है। बैंक या कैश जो भी कह लो, एक ही बात। क्लियर? तो जब हमें बैंक कैश की इंफॉर्मेशन मौजूद है तो बस हमें ओपनिंग और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या बना सकते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बना सकते हैं। क्लियर? तो बस इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इफ द क्लब कंटेन्स एसेट्स एंड और लाइबिलिटीज देन अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अलोन इज इनसफिशिएंट। क्या अकेला आप एक बिजनेस है उसके अपने बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज है, तो फिर आप एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से अपनी अकाउंटिंग क्लोज नहीं कर सकते। आपको थोड़ी सी और प्रॉपर अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? कि द क्लब विल नीड अ मोर डिटेल्ड अप्रोच। किससे काम नहीं चलेगा? ओनली कैप्चरिंग कैश ट्रांजेक्शंस विदाउट कंसीडरिंग नॉन कैश एलिमेंट्स विल नॉट वर्क। जरूरी थोड़ी है कि सारे कैश एलिमेंट्स हो, कुछ उधार पे भी तो हो सकता है काम। कुछ हमने हो सकता है कैंटीन का कुछ स्टॉक उधार पे लिया हो, तो वो तो क्रेडिटर्स आ गए। अब हमारे 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 खाते में क्रेडिटर्स रिकॉर्ड होने चाहिए ना। रिसीट एंड पेमेंट तो एक ही अकाउंट है, उसमें क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? उसमें ये तो रिकॉर्ड कर लेंगे कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कब की, लेकिन जो हमारे क्रेडिटर्स खड़े साल के एंड में जो हमारे सरों पे उधार है वो क्या हम बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे क्या? अजीब सी बात है ना। तो एक बिजनेस with assets and liabilities needs to do the accounting on accrual basis, and for that we are looking at the process. तो एक क्लब अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीकेकार, टू ड्रॉ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, क्लब अकाउंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलूं तो अभी फॉर द वाइल आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बस ये दो ध्यान में रखना, क्योंकि कैश फ्लो आपके कोर्स का वैसे ही पार्ट नहीं है। और चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी के, क्योंकि ओनर्स इक्विटी नहीं होती इसमें, तो चेंजेस इन ओनर इक्विटी तो आ नहीं सकता। ज्यादा क्या आ सकता है? चेंजेस इन अक्यूमुलेटेड फंड्स। हमने पढ़ा ना ओनर्स इक्विटी की जगह इसमें क्या होता है? अक्यूमुलेटेड फंड्स। तो उसकी वर्किंग भी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, उसके लिए आपको अलग से कोई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन अक्यूमुलेटेड फंड्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो छोटी सी वर्किंग में दिखा दूंगा। बहरहाल तो सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ध्यान में रखना कि क्लब अकाउंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो दो चीजें। टू ड्रॉ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर आपके पास बना हुआ है, दिया हुआ है आपको, और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो ये अकेले पॉसिबल नहीं है। सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इट डज नॉट टेल द पोजीशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज एंड एक्यूमुलेटेड फंड्स। पोजीशंस नहीं बताता ये। एक्यूमुलेटेड फंड की क्या, एसेट और लायबिलिटीज की पोजीशन क्या, मतलब कौन सी पोजीशन, साल के शुरू में क्या पोजीशन थी, साल के आखिर में हमारे एसेट्स की क्या पोजीशन है, साल के शुरू में लायबिलिटीज की क्या पोजीशन थी, साल के आखिर में क्या पोजीशन है। जब पता होगा कि साल के शुरू में रेंट कितना पेएबल था, साल के आखिर में रेंट कितना पेएबल है, तो अब तीसरी चीज तो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से मिल जाएगी कि इस साल हमने रेंट कितना पे किया। तो जब अगर हमें ये पता हो कि साल के शुरू में रेंट पेएबल था मिसाल के तौर पे $100 का, साल के आखिर में रेंट पेएबल है मिसाल के तौर पे $300 का, और पूरे साल जो आपने रेंट पे किया, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा। पूरे साल रेंट पे किया तो रेंट डेबिट होगा, ठीक है, $5,000 का, तो रेंट डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ। इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या पता चल गया कि इनकम एक्सपेंडिचर में क्या डालना है, $5,200। क्या इंटरप्रिटेशन है? साल के शुरू में इतना पेएबल था, साल के शुरू में 100 पेएबल था, हमने 5,000 पे कर दिया, इतना सारा पे कर दिया, उसके बावजूद 300 पेएबल बाकी है। समझ आ रही बात? तो 5,300 मतलब 5,000 पे कर दिया और 300 पे करना बाकी है, सही। तो इसका मतलब हमने कितना एक्सपेंडिचर किया होगा? 5,200 का। ये बैलेंसिंग फिगर है। या तुम इसको यूं समझो, ये 5,000 जो पे किया ना उसको यूं समझो, 5,000 पे नहीं किया, 100 पे किया पहले, ये वाला ये लायबिलिटी खत्म हो गई, और 4,900 और पे किया। 4,900 पे किया है और उसके बावजूद हमारे सर पे एक और उधार चढ़ गया 300 का, तो ये 4,900 तो कंज्यूम हो ही गया होगा, प्लस 300 और भी कंज्यूम किया जिसका पे करना हमें बाकी है। क्लियर है? क्योंकि ये लायबिलिटी बनेगा ना। बहरहाल यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो आपको अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, एसेट्स की, लायबिलिटीज की, और उन्हीं की वजह से एक्यूमुलेटेड फंड्स की। अब देख लें, फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ क्लब अकाउंट्स वी नीड ओपनिंग फिगर्स फॉर एसेट्स, लायबिलिटीज एंड एक्यूमुलेटेड फंड, क्लोजिंग फिगर्स फॉर एसेट, लायबिलिटीज एंड एक्यूमुलेटेड फंड, और इसके अलावा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट।
क्लियर? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बताता है, बैंक में मूवमेंट, पैसा आया किस मद में और पैसा गया किस किस मद में, और वो तमाम अकाउंट्स के कोई भी एसेट्स लायबिलिटीज हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, तो फिर हम उनकी मदद से टी अकाउंट बनाएंगे और टी अकाउंट्स के जरिए हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर्स के साथ, ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स के साथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम इंफॉर्मेशन उठाते हैं और उसके जरिए हम क्या निकालते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के फिगर्स निकालते हैं। ठीक है, करते हुए ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन अकाउंट की मिसाल लें, उसके फॉलोइंग ये बैलेंसेस हैं। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट के मैं सबसे पहले तो वैसे पेस्ट कर रहा हूं तस्वीर, लेकिन फिलहाल मैं अगले पेज पे पहले जा रहा हूं। सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि रिसीवेबल भी हो सकता है और एडवांस में रिसीव भी हो सकता है, जिसकी मदद पे पैसा, राइट। तो रिसीवेबल भी हो सकता है, सीडी आता है रिसीवेबल का, या कस्टमर एडवांसेस भी हो सकते हैं साल के आखिर में। ठीक है, इसी तरीके से कस्टमर एडवांसेस का ब्रॉड डाउन शुरू में क्या हुआ होगा, या क्रेडिट साइड पे हुआ होगा। कस्टमर के दिए हुए एडवांस साल के शुरू में भी हो सकते हैं, ठीक है, या साल के शुरू में कस्टमर के से रिसीवेबल, कस्टमर बार बार कह रहा हूं मतलब मेंबर से रिसीवेबल भी हो सकते हैं सब्सक्रिप्शन। और एट टाइम्स ऐसा होता है कि दोनों तरफ बीडी भी आ सकता है कि कुछ कस्टमर से मेरा रिसीवेबल है और कुछ कस्टमर से मैं एडवांसेस ले चुका हूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना एट अ टाइम। और आप अगर इनको नेट ऑफ नहीं कर रहे, अलग अलग रख रहे हो, और मैं कहूंगा अलग अलग ही रखना, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे कुछ इस साल के शुरू में कुछ जो मेंबर्स थे उनसे सब्सक्रिप्शन लेनी बाकी थी, सही है। साल की $500 है, 1000 मेंबर है, 1000 में से मैंने कहा 10 मेंबर्स, वो 100 मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनसे हमें लेने बाकी है, रिसीवेबल है, ठीक है ना। तो $50,000 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थी पिछले साल के एंड में, तो इस साल के शुरू में उसको रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ठीक है। और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस साल की भी पिछले साल ही दे दी थी सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। 20 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने 500 के हिसाब से इस साल की भी सब्सक्रिप्शन पिछले साल ही दे दी थी। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 500, $10,000। $10,000 के कस्टमर वो मेंबर्स की तरफ से एडवांसेस हैं, मतलब इस साल हमारी फैसिलिटी उनके लिए ओपन रहेगी। वी आर लायबल टू कीप आवर फैसिलिटी ओपन फॉर देम सो दैट दे कैन कम एंड एंजॉय। दे विल नॉट पे एनी मनी बिकॉज़ दे हैव ऑलरेडी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर, इस साल का भी दे चुके थे वो। तो कस्टमर एडवांसेस जैसे हम अनएंड भी कहते हैं यहां रखे, और कस्टमर से रिसीवेबल यहां रखे। पूरे साल कस्टमर से हमें हमारे बैंक में पैसा जो रिसीव हुआ, तो बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होंगे उस मद में, ठीक है। वो कितना था, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट बैंक डेबिट। तो अगर मिसाल के तौर पे इस साल के आखिर में सिर्फ 10 लोगों से रिसीवेबल रह गया 100 में से, तो कितना उन्हें दे दिया होगा, 495,000 मिल गया होगा हमें। 500 के हिसाब से सिर्फ 10 लोगों ने नहीं दिया, 500 मेंबर्स, 1000 सब्सक्रिप्शन हो तो 5 लाख बनती है पूरे साल की, ठीक है ना। पिछले साल का तो डाटा ऊपर लिख दिया, इस साल का क्या, इस साल के आखिर का क्या। इस साल के आखिर में, साल के एंड में हमें पता चला कि कुछ लोगों से रिसीवेबल है, कितने, 10 लोगों से रिसीवेबल है, और बाकी सारे खाता क्लियर है, तो सिर्फ 5,000 रिसीवेबल है इस साल के एंड में पता चला, ठीक है ना। क्योंकि रिसीवेबल का बीडी यहां आता है तो उसका सीडी वहां जाता है, राइट। सो अब हम बता सकते हैं 510,000 यहां पर आया, और यहां पर भी 510,000 लिख दिया, और सीडी, ये वाला सीडी कुछ भी नहीं है, कस्टमर मतलब मेंबर्स की तरफ से एडवांस साल के आखिर में कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो अब जो डिफरेंस है वो क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। कितना बना, 5 10 में से 50 गया तो 4 60। इंटरप्रेट करें अगर, तो साल के शुरू में इतना हमें लेना बाकी था पैसा कस्टमर से, मेंबर्स से, तो उन्होंने वो पैसा तो दे ही दिया, इस 495,000 में वो शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कस्टमर से हमें, कुछ मेंबर से एडवांसेस मिले हुए थे, तो वो भी हमारे इनकम में कन्वर्ट हो गए। इसमें से भी बहुत सारा पैसा इनकम में कन्वर्ट हो गया, बल्कि उसके अलावा कुछ रिसीवेबल भी रह गया हमारा, तो इस सब इनकम का हिस्सा बना। लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा पिछले साल से रिसीवेबल था, तो माइनस कर दिया, तो इस साल की इनकम का इतना बना,
क्लियर हुई? तो इस चीज को रखते हुए सब्सक्रिप्शन का टी है ये, ब्रॉट डाउन यहां पर किया, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इतनी है, पूरे साल कितनी रिसीव की 12,000, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट बैंक डेबिट, ठीक है, बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, पूरे साल इतनी रिसीव की, और साल के आखिर में एडवांस पता चला इतना रिसीव्ड है, तो मतलब इतना रिसीवेबल था, 12,000 रिसीव कर लिया, तो ये 500 तो रिसीव हो ही गया होगा पूरा, राइट? उसके अलावा 11,500 और रिसीव हुआ, उस 11,500 और जो रिसीव हुआ उसमें से 300 जो है एडवांस है, ठीक है, मतलब 11,200 क्या हुआ वो हमने अर्न कर लिया, सही है? क्या इस 12,000 का ब्रेकअप? ये 12,000 का मतलब ये कि 500 तो पिछले साल से रिसीवेबल था वो मिल गया, ठीक है, ये वाला। फिर साल के आखिर में इस 12,000 में से हम कह रहे हैं कस्टमर का एडवांस बचा, यहां पर सीडी लिखा होना चाहिए, साल के आखिर में कस्टमर का एडवांस 300 बचा, तो भाई जब 500 तो पिछले साल का रिसीव करना तो हो गया, तो उसके बाद 11,500 बचना चाहिए था ना, 11,500 में से ये क्या बात हुई कि सिर्फ 300 कस्टमर का एडवांस बचा, तो बाकी 11,200 का क्या हुआ? बाकी 11,200 का हमारे मेंबर्स ने आके उस फैसिलिटी को एंजॉय किया, तो जैसे जैसे फैसिलिटी एंजॉय हुई वैसे वैसे क्लब ने वो पैसे अर्न कर लिए, 11,200, क्लियर है? और अब अगले साल ब्रॉट डाउन ये 300 होगा एज अ लाइबिलिटी कि ये कस्टमर्स की तरफ से एडवांस है पिछले साल का, क्लियर हो रही है? अभी अल मंसूरा वाला केस है, अल मंसूरा जिम खाना डिसाइड्स टू ड्रॉ अप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन एक्रूअल बेसिस, इन्होंने कहा यार एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करनी चाहिए क्योंकि इतने बड़े बड़े एसेट्स और लायबिलिटीज है हमारी, हमसे खाता संभाला नहीं जा रहा, सही? इसका करंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है ना, हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? हमें एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अल मंसूरा की जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना था पिछला साल जो गुजरा उसका वो तो हमने बना लिया था ना, ये हमारे पास मौजूद है, और इसके अलावा हमें क्या, मोर ओवर इट हैज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, एसेट्स और लायबिलिटीज की ये वाली इंफॉर्मेशन मौजूद है जो टेबल की फॉर्म में भी और कुछ अलग से भी है। क्या इंफॉर्मेशन है? लैंड एंड बिल्डिंग्स साल के शुरू में थी 3,030 कॉमन है, $3 मिलियन की, साल के शुरू क्यों बोल रहे हो? पिछले साल के आखिर में, पिछले साल के आखिर में अकाउंटिंग ईयर क्या था इसका? अल मंसूरा का अकाउंटिंग ईयर क्या था? सितंबर था, कंसिडर इट दिसंबर क्योंकि मैंने नीचे दिसंबर के हिसाब से किया, ठीक है? सो अकाउंटिंग ईयर दिसंबर का समझो इसका, तो 3 मिलियन के ओपनिंग बिल्डिंग्स थी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, जबकि पिछले साल की क्लोजिंग अगर जो होती है वो इस साल की ओपनिंग होती है ना, तो पिछले साल का कैरी डाउन 3 मिलियन था, मतलब इस साल का ओपनिंग ब्रॉट डाउन 3 मिलियन था, और इस साल का क्लोजिंग कैरी डाउन वो कितना है? 23 मिलियन। और पूरे साल क्या एक्टिविटी हुई? पूरे साल एक्टिविटी यहां पर देख लो कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बिल्डिंग के नाम से 20,000 लिखा हुआ है, सही है? तो अगर हम देखें क्या किसी किस्म का हमारा वो बना है, क्या किसी किस्म का कोई एक्सपेंस वगैरह बना है? मुझे तो नहीं लग रहा बना हुआ, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग्स जो है, ठीक है ना, बहुत ही खराब बिल्डिंग्स लिखी है, बहरहाल समझ जाना, लैंड एंड बिल्डिंग्स ब्रॉट डाउन 3 मिलियन है और कैरीड डाउन 23 मिलियन है, जबकि हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से क्या इंफॉर्मेशन मिली है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब बैंक क्रेडिट हुआ है 20,000 से, उसके बदले बिल्डिंग डेबिट हुआ है 20,000 से, बिल्डिंग डेबिट हुई 20,000 से और उसके बदले बैंक क्रेडिट हुआ है, और बैंक लिखना क्योंकि बाद में हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैंक कंसीडर करेंगे, ठीक है ना? तो लैंड बिल्डिंग डेबिट और बैंक क्रेडिट कर चुके हैं हम यहाँ पर ऑलरेडी 20,000 से, तो कितने बन रही है वाली साइड? 23,000, ये वाली साइड कितनी बन रही है? 23,000, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कुछ मिसिंग फिगर ही नहीं, क्लियर हो गई? फिर आते हैं अगले पे, फर्नीचर एट कॉस्ट, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग जो था वो इस ईयर का ओपनिंग है $500,000 और इस ईयर का क्लोजिंग क्या है? $1,500,000, 1.5 मिलियन। और इस साल ये बढ़ा क्यों है? 500 से 1,500 क्यों गया इस साल? देखते हैं कुछ हुआ है क्या? फर्नीचर खरीदा 1,000 का, ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो रहा है, कैसे? फर्नीचर का टी होगा, ब्रॉट डाउन फर्नीचर कितना आ रहा है? कैरिड डाउन खुद ही बता रहा है 1,500 का आ रहा है फर्नीचर, और बता रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, उसके बदले फर्नीचर डेबिट हुआ है 1,000 से, इसको बैंक अकाउंट कंसीडर करो, क्रेडिट हो रहा है कितने से? 1,000 से,
और फर्नीचर क्रॉस रेफरेंस है, तो फिर फर्नीचर डेबिट हो रहा है 1000 से, तो 1500 बराबर आ गया, कोई मिसिंग फिगर डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अगला भी यही है, इक्विपमेंट 800 का था साल के शुरू में और साल के आखिर में 5800 का, जबकि इस साल हमने इक्विपमेंट कितने का 5000 का खरीदा, इसमें भी कोई मसला नहीं, ये भी वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल सही है, बैलेंस ही होगा। रेस्टोरेंट्स के क्रेडिटर्स, रेस्टोरेंट जो है हमारा उसके क्रेडिटर साल के शुरू में थे 2000 के, एटीएम किसका बना रहे? रेस्टोरेंट के क्रेडिटर्स का। एक रेस्टोरेंट भी था ना इस क्लब के अंदर, ठीक है। ब्रॉड डाउन क्रेडिटर्स का 2 मिलियन, 2000 ना, क्रेडिटर्स का ब्रॉड डाउन यहां आता है, 30 कॉमन है, ठीक है। चलो खुश हो जाओ, इतना ऑफिशियल टी अकाउंट बना दिया आज मैंने, 31 भी लिख दूं, छोड़ो चलो। तो 2000 यहां ब्रॉड डाउन हुआ और 5000 कैरी डाउन हुआ। पेबल्स का कैरी डाउन किस तरफ आता है? कैरी डाउन यहां पर आता है, ठीक है। कितना था? 5000 था। अब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पे आ जाए, पूरे साल पे ही किया होगा, सप्लायर है ना, क्रेडिटर कौन होता है? सप्लायर ही होता है, तो हम पे ही करते हैं उसको, पूरे साल के हमने किसी को यूज दिया। रेस्टोरेंट इन्वेंट्री की मद में 22,000, ये आपके समझने की चीज है कि रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री किससे खरीदते हैं? सप्लायर, ट्रेड क्रेडिटर बनता है जो कि हमारा, सही ना, तो उससे 22,000 की इन्वेंट्री खरीदी होगी हमने, ठीक है। जब खरीदी होगी तो जो भी हुआ होगा, खरीदी होगी जो भी हुआ होगा, जब उसको पेमेंट की होगी तो 22,000 से एक तरह से बैंक क्रेडिट हो रहा है और वो क्रेडिटर डेबिट हो रहा है, ठीक है। आप ये नहीं कहते परचेजेस डेबिट हो रही है फिलहाल, उसके ऊपर अभी हम आएंगे। अब आप तुम समझना हो क्या रहा है, जब मैं इन्वेंट्री खरीद रहा हूं तो पैसे किसको दे रहा हूं? ये वाले सप्लायर को। अब आपका हो सकता है कैश पे खरीदो, वो सब अभी क्लियर हो जाएगा, कैश पे कितनी लिया और क्या, वो भी क्लियर हो जाना, ठीक है ना। आप बस आपने पेमेंट किए तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, उसके बदले रेस्टोरेंट इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, तो आपने कहा कि जब क्रेडिटर का अकाउंट खुला हो तो उसी में डाल देता हूं, ठीक है। तो आपने 22,000 क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया क्योंकि बैंक आपका क्रेडिट हुआ है 22,000, क्लियर है। तो 27,000 यहां पर आ रहे हैं, इन दो का फर्क कितना है? 25,000। ये 25,000 आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, किस नाम से आएगा? परचेजेस। क्या है? अब आप यूं समझो कि आपने साल जब शुरू हुआ, ठीक है, 2000 पिछले साल के देने थे पेबल, तो ये जो 22,000 दिए ना, 2000 तो पिछला पेबल था, 2000 पिछला पेबल वो वापस कर दिया उसको, ठीक है ना। हुआ क्या होगा बैक एंड बता रहा हूं, करना नहीं लेकिन समझाने के लिए, तो क्रेडिटर 2000 से डेबिट हो गया होगा, ठीक है, और बैंक क्रेडिट हुआ होगा 2000 से, तो बैंक के अंदर से 2000 का अमाउंट तो इसके लिए होगा, ठीक है ना। तो उसको मैं, इसको मैं 20,000 कर देता हूं और 2000 अलग से लिख देता हूं, सही है कि क्रेडिटर डेबिट हुआ 2000 से और बैंक क्रेडिट हुआ 2000 से। इसके अलावा पूरे साल मैंने इन्वेंट्री की परचेजेस पता है कितनी की है? कितने की है? 25,000 की। कितने की है? जिसमें से पे कितने किए? 20,000 इस साल के हवाले से 20,000 पे किए, और 5,000 क्या बच गया? क्रेडिटर, ठीक है ना। तो यही तो हो रहा है, 5,000 क्रेडिटर बच गया, परचेजेस हमारी यही काउंट हो गई, समझ आ रही है। सो नेचुरली हम फॉरवर्ड नहीं जा रहे कि स्टेप बाय स्टेप होता है ना कि मैंने पेबल इतना था, फिर मैंने माल खरीदा, जब माल खरीदा तो परचेज डेबिट हुआ और जितने पैसे दे दिए तो बैंक क्रेडिट हुआ, फिर दोबारा माल खरीदा, परचेज डेबिट हुआ, पेबल क्रेडिट हुआ, इस तरह नहीं जा रहे क्योंकि हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को किस तरह पूरा कर रहे हैं, मिसिंग फिगर्स को पूरा कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें कुछ अजम्पशंस भी लेनी पड़ती है। जैसे कि एक अजम्पशन यह है कि इन्वेंट्री की मद में अगर हम पे कर लेना जिसको पैसे, वो यकीनन मेरा सप्लायर होगा, सही ना। और जितने भी सप्लायर है जिनको मैं कैश पे करता हूं या उधार पे करता हूं, उन सबका एक ही टी कंसीडर कर लेता हूं क्रेडिटर्स के नाम से। तो उस टी के अंदर जितनी भी मैं अमाउंट पे कर रहा हूं क्रेडिटर्स को, चाहे वो क्रेडिटर्स हो या सप्लायर्स हो, वो मेरा उन तमाम अकाउंट से बैंक के टी में क्रेडिट हो जाएगा, उसके बदले क्रेडिटर्स का टी डेबिट हो जाएगा। इसको क्रेडिटर के टी का शॉर्ट से सप्लायर्स का टी भी लिख दो बस। सप्लायर्स की टी में सीडी बैलेंस बचेगा, क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? उसको पेबल, राइट। लेकिन क्रेडिटर्स लिख रहा हूं क्योंकि क्रेडिटर नाम से ही पता चलता है किस किस्म की लायबिलिटी है। बहरहाल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर ये चीज आप बहुत अच्छे से समझोगे। हमारा असल काम था
क्रेडिटर्स के टी से ये निकालना, क्या मिसिंग फिगर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। लेकिन कहां जाएगा आप खुद अकल लगाओ, ये इनकम एक्सपेंडिचर में कहां जाएगा, परचेजेस में। सही है। अब इनकम एक्सपेंडिचर में परचेजेस में किस तरह जाएगा ये भी आप देखोगे अभी थोड़ी देर में आगे जाकर। बहरहाल तो इस तरह का ये पूरा सवाल है, ठीक है। उस सवाल को नीचे सॉल्व किया हुआ और ये मैं दिखा रहा हूं कैसे सॉल्व हुआ है। इस सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप सब पूरा होगा इसमें। क्लब अकाउंट्स के सवाल को हैंडल करने का जो पूरा प्रोसेस है वो बता रहा हूं, ताकि उसके बाद बीच में से कहीं से भी बिट्स एंड पीसेस में कोई सवाल आ जाए तो आप हैंडल कर सको, या पूरा फुल स्केल क्वेश्चन आ जाए तो भी हैंडल कर सको, ठीक है। क्लब अकाउंट के अंदर जो गिवन हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, उस इंफॉर्मेशन से हम सबसे पहले पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, या कह लो इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट। सही, वो एक्चुअली पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे वर्क करते हैं, फिर इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट का नाम क्या होता है क्लब अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इस बेसिक बात को क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट है पिछले साल के बैलेंसेस। तो पिछले साल की बैलेंस शीट होगी तो ओपनिंग बैलेंसेस कहलाएंगे ना। फिर इस साल के बैलेंसेस क्लोजिंग, फिर इन बैलेंसेस से उन बैलेंस में से जो फर्क होता है उसी को तो हम कहते हैं चेंज इन इक्विटी। इक्विटी नहीं, यहां पर क्या है, अक्यूमुलेटेड फंड्स। चेंज इन अक्यूमुलेटेड फंड्स कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट या लॉस। आप बिजनेस में उस बिजनेस का सोचो जो प्रॉफिटेबल होता है, उसके पिछले साल की बैलेंस शीट और इस साल की बैलेंस शीट में जो इक्विटी का फर्क आता है वो मेनली क्यों आता है कि इस साल कोई खरीदो फरोख्त हो के कोई प्रॉफिट हुआ होगा, वो प्रॉफिट इक्विटी में ऐड हो जाता है, राइट। तो इक्विटी के अंदर मेन फर्क किस वजह से है, तो प्रॉफिट ऐड होने की वजह से। इन्वेस्टमेंट से भी आता है, बहुत भी चीजें होती है वो सब भी अंदर कवर हो जाएंगे, लेकिन मेनली किससे आता है, प्रॉफिट होने की वजह से। तो जब आपकी पिछले साल की बैलेंस शीट और इस साल की बैलेंस शीट का मेन फर्क जो है इक्विटी के अंदर वो प्रॉफिट की वजह से आता है, तो अक्यूमुलेटेड फंड के अंदर भी किसकी वजह से आना चाहिए, सरप्लस ऑफ इनकम। प्रॉफिट नाम नहीं देना, सरप्लस ऑफ इनकम क्या, और सरप्लस ऑफ इनकम हमें कहां मिलती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, राइट है, कम से कम ये पता होना चाहिए, और इसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि हम दो की इंफॉर्मेशन और कैश की इंफॉर्मेशन के बदले हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्राइव कर सके। देखो होता कैसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलो, या पिछले साल की 2024 के लिए अलग हम काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल की क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हमने अज्यूम क्या किया कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो पिछले साल कब खत्म होगा, 31 दिसंबर 2023 को। इस साल कब खत्म हुआ है, जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए काम कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2024 को। तो लेकिन पहली बैलेंस शीट हम पहली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब की बना रहे हैं, पिछले साल की क्लोजिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन कहां से लेके आ रहे हैं, यहां से। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी, $3 मिलियन की लैंड एंड बिल्डिंग, 3 मिलियन। इक्विपमेंट और फर्नीचर 800 और 500 का, 30 कॉमन है ना। इक्विपमेंट 800 का, फर्नीचर 500 का, इक्विपमेंट 800 का, फर्नीचर 500 का, ठीक है। उसके अलावा कुछ है, क्रेडिटर्स मतलब ये लाइबिलिटी में जाएगा। इन्वेंट्री पिछले साल की क्लोजिंग कितनी थी, 100। तो पिछले साल की एंडिंग इन्वेंट्री पिछले साल की बैलेंस शीट में आई होगी ना, 100। किस नाम से, रेस्टोरेंट का स्टॉक, रेस्टोरेंट का जितना भी माल होता है, $100,000 का। इस साल की अभी इंफॉर्मेशन को छोड़ दो, पिछले साल का बैंक कितना था, कितना लिखा है, 1000। ओपनिंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैंक बैलेंस है वही होगा ना पिछले साल का, पिछले साल से ही आ रहा है ना, तो पिछले साल का क्लोजिंग यही होगा 1000। तो पिछले साल का बैंक में कितना लिखा, 1000। अच्छा, इसके अलावा ये 800 भी आ रहा है। अच्छा, नीचे की हमने एडजस्टमेंट पढ़ी नहीं है, इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन लिखी है। द 800,000 ऑफ द सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से मुराद क्या है, कहां लिखी है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के अंदर सब्सक्रिप्शंस, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है सब्सक्रिप्शंस के नाम से। तो पूरे साल इतनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है $16.4 मिलियन की, उसमें से कह रहा है $800,000 जो है वो प्रीवियस ईयर के एरियर्स थे। ये 16,400 जो है, इसमें से $8 लाख जो है ना, वो पिछले साल के रिसीवेबल थे जो इस साल रिसीव हुए। तो पिछले साल के रिसीवेबल थे क्लोजिंग, तो इस पिछले साल की बैलेंस शीट में आने चाहिए ना वो।
समझ आ रही है बात? चलो इसको ऐसे नहीं समझो, इसको ऐसे समझो। इस इंफॉर्मेशन के साथ आप सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाओगे तो ज्यादा अच्छा हैंडल होगा। सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाने लगा, ब्रॉड डाउन यहां भी आ सकता है या एडवांसेस भी आ सकता है कि हमारे मेंबर्स से एडवांसेस आए। कैरी डाउन मेंबर्स से एडवांसेस वाली साइड पे भी आ सकता है, कैरी डाउन रिसीवेबल वाली साइड पे भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पूरे साल हमारा बैंक डेबिट हुआ है और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुए कितने से? 16,400 से। 430 कॉमन। ये बात कहां से पता चली? रिसीव्स एंड पेमेंट के टी से। ठीक है, यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं सब्सक्रिप्शन की। यहां क्या लिखिए? 8 लाख जो हमें रिसीव हुए ना, ये 16,400 में से जो 8 लाख रिसीव हुए, इसका ताल्लुक पिछले साल के एरियर्स से था, मतलब पिछले साल से हमें रिसीव करना बाकी थे। तो पिछले साल जो रिसीव करना बाकी थे वो रिसीवेबल थे 800। 30 कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा एंड एट द ईयर एंड, और जब साल खत्म हुआ मतलब इन सीडी बैलेंसेस में एट द ईयर एंड 1 मिलियन वर एडवांसेस, 1 मिलियन की सब्सक्रिप्शन एडवांस थी, मतलब ब्रॉड डाउन इस साइड पे हो गया अगले साल। कैरी डाउन लिखने के लिए पहले ब्रॉड डाउन सोचा करो। एडवांसेस का ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे होता है क्योंकि लायबिलिटी होता है, तो कैरी डाउन यहां होगा 30 कॉमन लिए हुए 1 मिलियन से। ठीक है, और कुछ लिखा है? हाँ, एंड 600 वर रिसीवेबल। एट ईयर एंड में 600 रिसीवेबल भी थे, मतलब ये वाला सीडी भी आएगा 600 का। कुछ लोगों से एडवांसेस आए हुए थे और कुछ लोगों से लेना बाकी थे। अब इसके बलबूते पे, और ये वाला ओपनिंग ब्रॉडडाउन कुछ नहीं लिखा, ओपनिंग ब्रॉडडाउन एडवांसेस में कुछ भी नहीं था, तो इस चीज को मैं मिटाई दूं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके हवाले से। क्लियर है? तो इसके पूरे जरिए, अच्छा नीचे के बीटी का मुझे काम नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूं 1000। भारी साइड ये वाली है 17,000, दोनों तरफ लिख दी। तो इस साइड को 17,000 में पहुंचने के लिए कितना चाहिए? 15,200। ठीक है ना? ये क्या है मेरा? ये अर्न की है सब्सक्रिप्शंस मैंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा सब्सक्रिप्शन अर्न के तौर पे। सही है, ये टी कंप्लीट हो गया है मेरा सब्सक्रिप्शन का। अब इसके अंदर तुम सोचो कि पिछले साल की अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहा हूं, तो इसमें से कौन सा वाला फिगर उससे ताल्लुक रखता है? बीडी 800 वाला। 800 का जो बीडी है ये पिछले साल का क्लोजिंग था, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आया होगा ना। ये किस नाम से आया होगा पिछले साल की बैलेंस शीट में? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के नाम से। क्लियर है? ये सीडी जो है पिछले साल का ट्रायल बैलेंस में गया होगा, और कहां गया होगा? डेबिट साइड पे। सीडी तो बैलेंस करने के लिए लिखते हैं ना, डेबिट साइड पे गया होगा ट्रायल बैलेंस में, किस नाम से? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल से, और वो वहां से ट्रायल बैलेंस से कहां चला गया होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। तो यही तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है जिसके अंदर में 800 डाला। तो हमने सारे करंट एसेट भी डाल दी जो कि 1900 के बने, और नॉन करंट एसेट 4300 के थे, तो कुल मिला के कितना हुआ? 6200। अभी नॉन करंट एसेट में कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जिक्र नहीं किया हुआ इसने। सही, बस साल के शुरू के बैलेंस पता है। अब आ जाते हैं मजीद आगे, करंट नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और एक्यूमुलेटेड फंड्स के ऊपर। तो यहां देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी का कोई जिक्र है? फर्नीचर एंड इक्विपमेंट विल बी डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम। विल बी डेप्रिशिएटेड का मतलब इस साल डेप्रिशिएट होंगे, पिछले साल का नहीं पता हमें कुछ। पिछले साल के जो ओपनिंग बैलेंसेस थे वो हमने डाल दिए फर्नीचर और उसके इक्विपमेंट के। इस साल डेप्रिशिएट होंगे इस साल के यूसेज से, क्योंकि इस साल से हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना एक्रूअल बेसिस पे, तो इस साल से ही बस आपका पहला डेप्रिसिएशन होगा। बहरहाल तो ये वाली अभी एंट्री इसलिए काम की नहीं क्योंकि ये इस साल की क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में काम आएगी। इसकी प्रोविजन जो है इस साल के क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में काम आएगा, और इससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो इस साल के क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में काम आएगा। लेकिन अभी हम इस साल का क्लोजिंग नहीं बना रहे, हम इस साल का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं, जो कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहला सकता है, तो उसमें इसका भी कोई काम नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट, एक और हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई एक्रूड इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट को लेकर भी एक टी अकाउंट बनाते हैं। अब ये नहीं पता इंटरेस्ट रिसीवेबल है या पेएबल है। अगर हमने लोन दी होगी तो इंटरेस्ट हम लेते होंगे, एक्रूड से तो नहीं पता चल रहा ना ये एक्रूड कौन सा वाला, पेएबल वाला एक्रूड है रिसीवेबल वाला, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये पता है कि
1.5 लाख का इंटरेस्ट एक्रूड है, उधार है, उधार लेना है या देना है, रिसीवेबल या पेबल डिपेंड करता है, क्योंकि अगर रिसीवेबल हुआ एक्रूड तो उसका ब्रॉट डाउन यहां पर आना है, अगर पेबल हुआ तो उसका ब्रॉट डाउन यहां पर आना है, ठीक है ना। ये पता है कि एक्रूड है, कौन सा वाला ये नहीं पता। तो पिछले साल का जो एक्रूड था वो 1.5 लाख था, नहीं इस साल का क्लोजिंग, इस साल का क्लोजिंग एक्रूड 1.5 लाख है, मतलब हम सीडी के लिए काम कर रहे हैं। अब अगर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो एक्रूड यहां पर बनेगा, 1.5 लाख यहां लिखेंगे, और इंटरेस्ट अगर पे करने वाले हैं हम लोग तो इस तरफ लिखेंगे 1.5 लाख, ताकि वो पेबल बने जाके। डेबिट साइड पे रिसीव एंड पेमेंट के नहीं लिखा हुआ कहीं, बैंक, ये बैंक का टी है ना एक तरह से, रिसीव बैंक डेबिट होता है ना इंटरेस्ट की मद में, अगर हम रिसीव करते होते, लेकिन रिसीव तो किया ही नहीं, जब तो एग्रीड। हाँ अभी कुछ क्लियर नहीं। क्रेडिट साइड भी देखो, क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट नजर आ रहा है 100 का, इसका मतलब हम इंटरेस्ट पे करते हैं, बैंक क्रेडिट किया ना इंटरेस्ट को लेकर, इसका मतलब हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो पे करते हैं तो उसके मतलब बैंक, ये बैंक का टी के तौर पे ना, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है और इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है 100 से, इंटरेस्ट डेबिट हुआ 100 से और बैंक क्रेडिट हुआ, ठीक है। और एक्रूड है मतलब पेबल है, पेबल का यहां पर आता है, सही ना। तो टोटल और जो ब्रॉट डाउन, बाकी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई हमारी यहाँ पर, और ओपनिंग यहाँ पर भी कोई नहीं दी हुई, ओपनिंग क्लोजिंग और कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं है, ये ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं है, ये कैरी डाउन कुछ भी नहीं है, तो हमारा 250 यहां पर आएगा। क्या है वो 250? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तौर पे जाएगा? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेबल बेटा ये है, इंटरेस्ट पेबल जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस 250 का कहलाया, सही है ना। कि भाई हमने 100 दे दिया इस दफा इंटरेस्ट की मद में, फिर भी 150 देना बाकी है, क्यों? क्योंकि भैया आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस 250 हुआ था, आपने सिर्फ 100 दिया तो 150 देना बाकी है, क्लियर? तो अब हमारे पास एक इंटरेस्ट पेबल आ गया 150 का, ये मेरी करंट लायबिलिटी है, प्लस एक करंट लायबिलिटी ऊपर रेस्टोरेंट्स के क्रेडिटर्स के तौर पे गई 5000 की, ओ सॉरी 2000 की, ओ नो 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 नो, ये तो क्लोजिंग है, ये तो क्लोजिंग है, अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग पे थोड़ी काम कर रहे हैं, यहां पर ब्रॉट डाउन कोई भी नहीं है, ओपनिंग कोई लायबिलिटी नहीं है हमारे इंटरेस्ट की, राइट, ना तो प्रीपेड इंटरेस्ट है ना तो इंटरेस्ट पेबल है, तो ओपनिंग में तो कुछ नहीं था, लेकिन ओपनिंग में एक क्रेडिटर तो मौजूद है हमारे पास 2000 का, क्या है? रेस्टोरेंट्स के क्रेडिटर्स, तो हम अपनी करंट लायबिलिटीज में रेस्टोरेंट क्रेडिटर लिख दिया 2000 से, सही है। तो टोटल करंट लायबिलिटी हो गई 2000 की। अब एक्यूमुलेटेड फंड निकालना है, फर्स्ट जो ओपनिंग बैलेंसेस है ना उसका एक्यूमुलेटेड फंड बैलेंसिंग फिगर होता है, कैसे? टोटल एसेट 6200, वो यहां भी लिख दिए, सही है, और इसको नाम क्या दिया? टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटीज नहीं, टोटल फंड्स, अब चाहे वो लायबिलिटीज से फंड्स आए हो या एक्यूमुलेटेड फंड्स वाले फंड्स, तो जो टोटल एसेट्स हैं वो बराबर है हमारे टोटल फंड्स के, जिस इन टोटल फंड्स में से 2000 की तो लायबिलिटी थी, तो बच्चे 4200 जो बैलेंसिंग फिगर है, क्या है वो? एक्यूमुलेटेड फंड। तो ओपनिंग आपने जो बनानी है ना बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, उसका जो एक्यूमुलेटेड फंड है वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकालोगे, सही है। उसको फिर आगे की तस्वीर दिखाता हूं क्या है। एक्यूमुलेटेड फंड जब आपने ओपनिंग का निकाल लिया ना, तो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाद में दिखाऊंगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी आपको दिखेगा आगे, लेकिन उस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद आपको एक चीज नजर आएगी, जो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड हमने कैलकुलेट किया था 4200, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो हमारी सरप्लस ऑफ इनकम बनी थी उसको ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा? क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड। और ये वेरीफाई किससे होगा? क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड इस चीज से वेरीफाई होगा कि जब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे होंगे ना, तो उसके नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, जो टोटल एसेट्स है उसमें से टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर भी यही आएगा, जो कि हमारा पिछले साल के एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर सरप्लस ऑफ इनकम ऐड करने से आ रहा है, ठीक है। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं ऑनवर्ड जाके, फिलहाल अभी हमने क्या कंप्लीट किया है? फिलहाल अभी हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट किया, और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए जो मैंने ये वर्किंग की है ना टी अकाउंट्स की, ये वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं थी, मैं जुमले पढ़ के भी कर सकता था। ये जो है ना, जैसे $8 लाख, इस साल जो $8 लाख रिसीव हुए हैं वो पिछले साल के रिसीवेबल थे, सही है। तो मुझे समझ में आ गया कि पिछले साल क्लोजिंग रिसीवेबल था 8 लाख, तो इसको मैंने करंट एसेट्स में डाल दिया रिसीवेबल के तौर पे, सही। इसी तरीके से और बाकी तो क्लोजिंग फिगर्स हैं, और बाकी ओपनिंग फिगर्स यहाँ दिए हुए हैं, ये 3000, ये 500, ये 800, ये इन्वेंट्री और ये क्रेडिटर्स, क्लियर है। और उसके फिर डिफरेंस से मैंने क्या निकाल दिया? एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग, सही।
अब उसके बाद फिर ये ट्रांजेक्शन्स के, ये जो ट्रांजेक्शन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके एडजस्टमेंट्स है, और एडजस्टमेंट्स के बाद हमारा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर आता है। अच्छा, अब हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन गई है और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो अभी हमने जो 2-3 अकाउंट्स बनाए थे ना, टी अकाउंट्स, ये वही है, इसको देख लो, थोड़े से अच्छे साफ सुथरे बने हुए। सब्सक्रिप्शन का, रेस्टोरेंट क्रेडिटर्स का। अच्छा, कभी मैं, मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से, वो कब क्या प्रेफरेंस होती है वही बताता हूँ। कभी मैं टी अकाउंट प्रेफर करता हूँ, है तो सारा रफी वर्क ना। कभी मैं एंट्रीज प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो कब मैं एंट्रीज प्रेफर करता हूँ और किस केस में टी अकाउंट प्रेफर करता हूँ, ये भी मैं बताता हूँ आपको। ओके फाइन, बहुत ही बड़े साइज के अंदर मैंने कर दिया सब, थोड़ा सा छोटा ही कर दो। अच्छा जी, तो अगर मैं सवाल की तरफ दोबारा जाऊं तो सवाल ने, अच्छा ये पहले ये सवाल सिर्फ सिंगल इतना सा नहीं था, पहले इससे बड़ा एक मतलब यही केस पीछे से चल रहा था जिससे हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था। ये सवाल एक नया सवाल के तौर पे इसको ले लो कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका अवेलेबल है। पीछे मुड़ के नहीं जाना पड़ेगा, पिछले वाले सवाल में यही सब कुछ है, बस बता रहा हूँ कि पहले आप ऑलरेडी इसको लेके चल रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इस सवाल के हवाले से। तो इसमें हमारे पास कुछ बैलेंसेस है ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए, जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग में फर्क है। ओपनिंग क्लोजिंग में फर्क है, और वो जो फर्क है वो मेरी रिसीट्स एंड पेमेंट्स के अंदर जो भी लिखा है उससे ज्यादा है। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग्स बढ़ गया 20 मिलियन से, मैं अपनी रिसीट्स पेमेंट्स में जाके बैंक की तरफ देखता हूँ, वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जाके, जो कि मेरा बैंक जैसा अकाउंट है, बिल्डिंग की तरफ देखता हूँ कि बिल्डिंग के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे यहाँ पर मिल गई $20,000। ठीक है, $20,000 से मेरा एक तरह से बैंक क्रेडिट हुआ, उसके बदले बिल्डिंग्स डेबिट हुई। तो जब बिल्डिंग्स डेबिट हो रही है $20,000 से, और ओपनिंग के अंदर वही 20 ऐड होकर क्लोजिंग बन रहा है $23,000, तो इट्स फाइन। मुझे कुछ एक एक्स्ट्रा टी की जरूरत नहीं, अगर बनाऊंगा भी तो क्या होगा, ब्रॉड डाउन मेरा डेबिट साइड पे 3,000 आएगा, क्रेडिट साइड पे कैरी डाउन आएगा 23 मिलियन। ठीक है, और डेबिट साइड पे बिल्डिंग डेबिट हो रही होगी ना, तो बिल्डिंग डेबिट होगी 20 मिलियन से, तो 20 मिलियन डेबिट का और 3 मिलियन डेबिट का मिलके क्लोजिंग जो वैल्यू है सीडी वो 23 मिलियन बन गई। इसका मुझे टी बनाने की जरूरत नहीं, थोड़ी पहले बनाया भी था तो हमने देखा था बैलेंस आउट हो रहा था। वैसे ही फर्नीचर का भी, कि 500 का ओपनिंग था, 1500 का क्लोजिंग। ठीक है, तो अगर मैं इसका टी बना देता, 500 का ओपनिंग, 1500 का क्लोजिंग, जबकि मेरा बैंक क्रेडिट हो रहा है 1000 से फर्नीचर की मद में, फर्नीचर की मद में 1000 से बैंक क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है 1000 से, तो बराबर ही हो गया ना, इसका टी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी भाई। क्लियर है? सेम विद द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के अंदर भी ये 800 ओपनिंग था और 5000 से मजीद इक्विपमेंट खरीदे तो 5800 पहुंच गया, कोई जरूरत नहीं। क्रेडिटर्स के अंदर ओपनिंग क्रेडिटर्स 2 मिलियन के थे, क्लोजिंग क्रेडिटर 5 मिलियन के थे, और इन दो का फर्क 3000 है। लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट इन्वेंट्री जो लिया मैंने, और मैंने आपको क्या अज्यूम करवाया, रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री मैं किससे खरीद रहा हूँ, सप्लायर से, और वही सप्लायर मेरा क्रेडिटर होगा। ठीक है ना, तो ये 22 मिलियन से उससे हमने इन्वेंट्री ली है, जबकि हमारा क्रेडिटर तो सिर्फ 3 मिलियन से बढ़ा है, तो यकीनन हमने 22 मिलियन से इन्वेंट्री के पैसे दिए उसको, लेकिन हो सकता है हमने इन्वेंट्री और भी ली हो इससे। अब यहां पर क्या है कि ऊपर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो फिगर है वो और ये वाले 3 फिगर्स को एक साथ इन कंजंक्शन रखे तो वो बैलेंस ऑफ नहीं हो रहे, क्योंकि बैलेंस ऑफ नहीं हो रहे तो मैं इसका टी अकाउंट बनाऊंगा रेस्टोरेंट क्रेडिटर्स का। क्लियर? इन्वेंट्री का देख लेते हैं, इन्वेंट्री 100 है, 100 से 150 हुई। क्लोजिंग इन्वेंट्री का हमने मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे ही लिया है हमेशा, इसका कोई टी अकाउंट पहले भी नहीं बनाया। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक याद है हमारी पिछले भी सवाल में ट्रायल बैलेंस के बाद अगर एडजस्टमेंट को लिखी होती क्लोजिंग स्टॉक की, हमने कोई इसकी एंट्री नहीं बनाते, और ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा होता है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं गिवन, लेकिन ओपनिंग स्टॉक पता है और क्लोजिंग स्टॉक पता है, दैट्स इनफ फॉर अस। ठीक है, तो उसका भी कोई टी नहीं बनना है। फिर आ जाते हैं इसके ऊपर कि 8 लाख के सब्सक्रिप्शन जो अच्छा
800,000 ऑफ द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इसका मतलब ये नहीं कि 800,000 वाज द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सही है। इसको बीच में अगर मैं आउट का लफ्ज लगा दूंगा तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। द 800,000 आउट ऑफ द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमें सब्सक्रिप्शन की मदद में जो पैसा मिला, कहां लिखा हुआ है, कहां है वो रिसीट्स के अंदर लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन की मदद में टोटल 16,400 मिला हुआ है, ठीक है। उसमें से 800,000 क्या थे, वर प्रीवियस ईयर्स एरियर्स, पिछले साल के एरियर्स थे, जबकि एट ईयर एंड 1 मिलियन के एडवांसेस हैं सब्सक्रिप्शन में, और एट ईयर एंड के अंदर की ही दूसरी इंफॉर्मेशन है 600,000 के सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं विदाउट मेकिंग अ टी अकाउंट। और क्या इस पे डिसाइड करोगे, इसको डेबिट क्रेडिट से करोगे, ओपनिंग अलग अलग है, क्लोजिंग अलग अलग है, तो जनरल की एंट्री ओपनिंग क्लोजिंग को थोड़ी अकाउंट फॉर कर पाती है। जनरल की एंट्री तो उस वक्त जो हुआ खाली उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है ना, जैसे कि नीचे वाले की जनरल एंट्रीज बनाई है मैंने कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने फर्नीचर की और इक्विपमेंट की 20% पर एनम के ऊपर। अब एक ही साल की वर्किंग कर रहा हूँ या तो फर्नीचर और इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है मुझे, सही। उसके लिए क्या है, सिंपल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस और डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस और डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट। तो यहां पर मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह कोई डिस्पोजल की वर्किंग थोड़ी होगी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनेगा, फिर डेप्रिसिएशन वो बढ़ेगा, फिर वो क्योंकि डिस्पोज हो रहा है फर्नीचर तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कम भी होगा और फिर सीडी बैलेंस कोई और आएगा, ऐसा नहीं है, सही। यहां पर सीधा सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, तो उसकी एंट्री मैंने एज जर्नल बना दी, ठीक है। और उसके अलावा इंटरेस्ट के हवाले से एक एक्रूड इंटरेस्ट बता रहा है $1,50,000 का है, जबकि इंटरेस्ट पेड कितना है, $1,00,000 का है। तो इंटरेस्ट का भी मैंने टी बना ही दिया कि नीचे की कोई ओपनिंग क्लोजिंग टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं है, एक क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है और साथ में इंटरेस्ट पेड बताया हुआ कितना है। तो मैं एक टी अकाउंट बना के समझ जाऊंगा, गलती नहीं होगी मुझसे कि मैं किसको कहां रखूं। अब क्लोजिंग इंटरेस्ट एक्रूड है, और एक्रूड कौन सा वाला है, रिसीवेबल है या पेबल है, मुझे यहां से पता चल गया कि मैं इंटरेस्ट पे करने की पोजीशन में हूं, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट यकीनन पेबल होगा। और ये क्लोजिंग है, एट ईयर एंड है ना, तो एट ईयर एंड का पेबल मुझे पता है कहां पर आएगा, यहां पर वो टी अकाउंट बना हुआ भी है। एट ईयर एंड का जो पेबल है वो सीडी यहां पर आता है, क्योंकि बीडी यहां पर आता है, तो उसका सीडी पेबल का यहां पर आना है, ठीक है। जबकि बैंक मतलब इंटरेस्ट पे किया है तो बैंक क्रेडिट हुआ है और इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, कहां से पता चला, रिसीट पेमेंट अकाउंट हमारा बैंक का टी अकाउंट है ना एक तरह से, तो वो क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है एक तरह से, और उसके बदले इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है 100 से, तो टोटल कितना हो गया 250, ठीक है ना। तो ये 250 हमारा बैलेंसिंग फिगर है, क्लियर। ये बैलेंसिंग फिगर 250 कहां जा रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, किस नाम से, इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, सही। अगर ये इनकम वाला होता तो वो इनकम एक्सपेंडिचर यहां पर आ रहा होता, इंटरेस्ट इनकम वाला होता तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस यहां पर आ रहा होता, और उस केस में एक्रूड इंटरेस्ट आपका इस तरफ आ रहा होता रिसीवेबल वाली साइड पे, कि अगर आप इंटरेस्ट लेने वाली पोजीशन पे होते कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को लोन दिया हुआ इंटरेस्ट ले रहे हो, वो बिल्कुल डिफरेंट केस होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट हो रहा है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट होने का मतलब क्या है, एक्सपेंस है, जिस तरह पीएनएल के डेबिट होने का मतलब एक्सपेंस है, क्लियर हो गई। तो मैं यहां पर ये देख रहा हूं कि अगर मेरे पास 2-3 वेरिएबल्स है कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं डिफरेंट और साथ में अमाउंट पेड अलग सी है कोई, तो फिर उस केस में मैं टी अकाउंट बनाऊंगा। कुछ होती है जो डायरेक्ट एंट्री रिकॉर्डिंग वाले, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड, सिंपल रिकॉर्ड कर लो यार, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और वो भी मैंने एक साथ किए 1460 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया, फर्नीचर पे क्रेडिट कर दिया 300 से, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट में 1160 से। अच्छा ये नंबर्स कहां से आए, ये नंबर्स यहां से आए, देखो। अब यहां पर फर्नीचर की लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, इसके ऊपर हमें इसको एज इट इज रहने देना है, इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन मत लगा देना, क्योंकि लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगा दी तो लास्ट ईयर की इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे चले जाओगे आप। हमें तो इस साल के लिए काम करना है, तो लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसको एज इट इज ब्रॉट डाउन कर दो। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस क्या है आपका, फर्नीचर का 1500 और इक्विपमेंट का 5800, तो इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस ऑन कॉस्ट है ना, आप यही समझो कि इस साल पूरे बाय डिफॉल्ट ये समझो ईयर ऑफ परचेज में आपने ना पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी, क्योंकि और कुछ पता ही नहीं है ना कि साल के बीच में खरीदा है क्या खरीदा है। आपको क्या 1000 से हमारे बड़े तो है फर्नीचर, लेकिन कौन सी तारीख को बढ़े ये नहीं पता, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन क्यों लगे, भाई पूरे साल की लगा दो आप ईयर ऑफ परचेज के हिसाब से। ज्यादा मसला हो तो स्टेरिक डाल के उस एंट्री के साथ लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। तो नोट 1 N1 लिख दो यहाँ पर, और नोट 1 में लिख दो
अज्यूमिंग फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है ना। तो जो जिस साल आपके एसेट बढ़े 1000 से और 500 वाले 1500 में पहुंच गए, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ। किस अमाउंट पे करोगे? अब इसने तो सिर्फ आपको परसेंटेज दी है। एक तो पहली बात, बाय डिफॉल्ट परसेंटेज दी हो ना तो उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड समझना। परसेंटेज दी हो तो कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक एक्सेप्शन है जब वो परसेंटेज दे दे और बाकायदा लिखे कि डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो फिर वो हर साल ही ऑन कॉस्ट लगेगी वो परसेंटेज, और हर साल अगर ऑन कॉस्ट लगेगी तो कॉस्ट तो फिक्स होती है, तो उस कॉस्ट के हिसाब से हर साल का 20% सेम ही आना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो इसने ना कॉस्ट लिखा ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो आप समझ जाना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। लेकिन अगर वो नहीं भी समझते हमें कोई मसला नहीं, एक ही साल का तो काम करना है, तो चाहे वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से निकालते तो उस केस में भी 1500 का 20% निकलता, क्योंकि पहले साल जो कॉस्ट होती है वही हमारी नेट बुक वैल्यू भी होती है ना, ठीक है ना। और इसी तरीके से इक्विपमेंट, अच्छा बिल्डिंग्स को नहीं कर रहा है डेप्रिशिएट, सिर्फ फर्नीचर इक्विपमेंट को कर रहा है, वरना बिल्डिंग्स को डेप्रिशिएट करता तो फिर एक और मसला आ जाता कि लैंड और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर तो पहले लैंड अलग करो, उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर देता ही, और इस तरह का आप एक सवाल पीछे देख भी चुके हो गुजरते सवालों में, ठीक है। बहरहाल तो आपका फर्नीचर इक्विपमेंट 20% से डेप्रिशिएट करना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट, और अमाउंट कहां से निकली? यूजन की क्लोजिंग अमाउंट से 20% लगा के, तो ये मैंने एंट्री बना दी। क्लियर हो रही? अब इतना काम हो जाने के बाद, सो फार इतना काम हो जाने के बाद मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक अकाउंट के लिए एक ये बात आ गई है, एक मेरे पास क्रेडिटर्स से, मेरे पास क्रेडिटर्स के जरिए जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का कुछ निकला है तो वो परचेजेस होगी, परचेजेस आ गई है। सब्सक्रिप्शन इनकम आ गया, आपको बोलना भी आना चाहिए कि चीज क्या है, खाली आई या नहीं लिख दोगे तो फायदा नहीं है। सब्सक्रिप्शन इनकम, ठीक है ना। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये भी जाएगा ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और ये क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट हो रहा है इसके बदले। जनाब इतनी वर्किंग करने के बाद अब आप आ गए, ओ ये तो बना ली थी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और ये टी अकाउंट और ये सब बना लिया हमने। उसके बाद हम आ गए क्या बनाने के लिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त हमने सोचा कि एक मिनट रुक जाए, क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से पहले भी कुछ बनाना है? एक चीज है जो बन सकती है, वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ नहीं है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इस इनकम, ये अल मंसूरा जिम खाना जो है इसके अंदर एक रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट जो है वो सेल करता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनकर करता है, तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, जिसमें से उस रेस्टोरेंट के अदर एक्सपेंसेस माइनस होता है और नेट प्रॉफिट निकलता है। तो ये जो प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है ना इसकी, इसको अलग से इसका ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। जो कैंटीन होती है, बार हो सकता है किसी किस्म का, या फिर कोई रेस्टोरेंट हो सकता है किसी किस्म का, ये प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, ठीक है। इसका जो फाइनल फिगर आएगा नेट प्रॉफिट, वो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सोर्सेज ऑफ इनकम में से एक सोर्स होगा, उसके ऊपर अभी हम बाद में आएंगे। सबसे पहले आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। सेल्स कहां से उठाई हमने? 40 मिलियन की सेल्स, ये कहां से उठाई? ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के से उठाई। अब इसको मैंने 40 मिलियन की सेल को ही सेल गिना, उधर भाई ये तो सिर्फ कैश सेल्स है, ऐसा भी तो हो सकता है उधार पे कुछ सेल किया माल, उधार पे कुछ अगर किया होता तो हमारे पास क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखता है ना कुछ डेटर्स का, डेटर्स का कोई बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ना ओपनिंग डेटर्स कुछ है ना क्लोजिंग डेटर्स कुछ है, इसका मतलब जो 40 मिलियन रिसीव किया बस वही सेल था, इसका मतलब रेस्टोरेंट उधार पे काम नहीं करता इनका। क्लियर हो रही है? तो रेस्टोरेंट की, अच्छा इस टी के अंदर रेस्टोरेंट से रिलेटेड क्या क्या दिख रहा है? रेस्टोरेंट सेल्स दिख रही है, और बाकी डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट और बैंक लोन, ये सब हम जनरली जब तक रेस्टोरेंट का नाम नहीं लिखा हुआ ना उससे एसोसिएट नहीं कर सकते। क्रेडिट साइड पे क्या? रेस्टोरेंट इन्वेंट्री, इसके जरिए हमने परचेजेस निकाली थी, इस इन्वेंट्री को इस्तेमाल करते हुए क्रेडिटर्स के टी के अंदर परचेजेस निकाली थी, अगर आपको याद हो तो वो परचेजेस क्या है हमारी? वो ये रही, आई वुड यूज हाइलाइटर हियर, वो ये रही, ये 25,000। ओपनिंग स्टॉक का है, इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग, तो हमारा कहां तक बन गया इस चक्कर में? अगर हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को देखें तो कहां तक बन गए?
सेल्स रेवेन्यू 40 मिलियन का उठा लिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरीज इनवर्ड्स। ओके, अच्छा टी को एक दफा देख लो, मेरी तरह ना करो, पूरा देख लेने का कि और क्या क्या रेस्टोरेंट से रिलेटेड। तो कैरीज इनवर्ड्स ऑन इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री से रिलेटेड जो कैरीज इनवर्ड्स होता है परचेजेस में ऐड होता है, मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है। फिर रेस्टोरेंट स्टाफ की सैलरीज, रेस्टोरेंट स्टाफ के लाइटिंग चार्जेस, रेस्टोरेंट स्टाफ के लाइटिंग स्टाफ नहीं सॉरी रेस्टोरेंट के लाइटिंग चार्जेस। लाइटिंग चार्जेस क्या होते हैं? हीटिंग लाइटिंग एक्सपेंस होते हैं, बिजली के एक्सपेंसेस। उसके अलावा कुछ भी रेस्टोरेंट का नहीं लिखा हुआ, नीचे तक देख लेना, सही है। तो हमारे पास क्या है? ओपनिंग स्टॉक रेस्टोरेंट का लिख दिया, परचेजेस लिख दिए, कैरीज इनवर्ड्स ऐड कर दी, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सैलरीज एक्सपेंस किसके? रेस्टोरेंट स्टाफ का सैलरी एक्सपेंस 1000 लिखा होता, कहां लिखा होता? और इससे रिलेटेड कोई ये भी नहीं है कि सैलरीज पेबल हो, अगर होता तो फिर टी बनता, लेकिन कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, सिर्फ यही है जो है। तो ये जो गया वही एक्सपेंस है हमारा। तो सैलरीज एक्सपेंस 1000 और लाइटिंग चार्जेस, हीटिंग लाइटिंग चार्जेस आपके रेस्टोरेंट के 80, तो भी 80 लिख दिया। तो टोटल मिला के ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1080 के हो गए, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से वो माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आ गया 13870, ठीक है। इतनी ऊपर ऊपर की 2-3 फिगर से आप देखो पूरी इनकम स्टेटमेंट बन गई, वरना इनकम स्टेटमेंट जहन में एक ना लंबी चीज होती है यार, पूरी बहुत सारी लाइन है, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो इसका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आधा काम तो यही हो गया, सेल्स आगे रिसीट पेमेंट अकाउंट से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वैसे ही आ गया जो हमारे पास बैलेंसेस गिवन थे ओपनिंग क्लोजिंग, बस परचेजेस डालनी थी और परचेजेस के साथ कैरीज इनवर्ड्स भी हमें रिसीट पेमेंट अकाउंट से मिल गया। तो आधा काम तो आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट के हद तक ही हो जाता है। फिर आपको अदर एक्सपेंसेस डालने होते हैं, तो बन गई पूरी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था बनेगा नहीं, अब बना क्यों दिया बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे एज अ क्लब नहीं बनेगा, एज अ क्लब का तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, लेकिन क्लब की सेवरल एक्टिविटीज में से, क्लब के सेवरल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में से एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिटेबल है, क्या है वो? उसका रेस्टोरेंट, ठीक है जनाब, वो प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया। तो अब हम बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमने सोर्सेज ऑफ इनकम डालनी है। हमारे पास क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है? एक तो हमने बना ली, सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शंस। और सब्सक्रिप्शंस हमने कहां से निकाली? सब्सक्रिप्शन के टी अकाउंट से, सब्सक्रिप्शन के टी अकाउंट से। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से अगर आपने निकाली ना, चलो आपकी नजर पड़ेगी तो देखना होगा क्या, रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में जब सब्सक्रिप्शन देखोगे 16,400, आप सोचोगे यार एक सब्सक्रिप्शन का टीवी तो बनाया था। आप ये थोड़ी कह सकते हो यही 16,400 मेरी इनकम है, क्यों? क्योंकि इसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हुए किसी ना किसी किस्म के, ये रहे। जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए तो फिर जो दिया हुआ है आपके बैंक की टीम में, रिसीट्स एंड पेमेंट्स की टीम में, वो सब कुछ नहीं, अब आपको बाकायदा सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि आपने बनाया था। और वो टी अकाउंट बना के आपने सारे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस को अपनी अपनी जगहों पे फेंक के, और बैंक की मद में मैंने ये तोड़ तोड़ के आपको समझाने के लिए लिखा है, दरअसल तो बैंक के नाम से सिर्फ 16,400 आना चाहिए, ठीक है ना। इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो आपको खाली समझाने के लिए लिखी थी तोड़ तोड़ के, ठीक है। अगर गौर करना चाहो तो देखो क्या है, खाली गौर करवाने के लिए बता रहा हूं, सेकंड के लिए। ये आपका है सब्सक्रिप्शन का टी। इसने कहा था साल के शुरू का रिसीवेबल जो आपने टोटल 16,400 रिसीव किए, आउट ऑफ दैट इस पूरे अमाउंट में से 3 जीरो फिर मैंने कॉमन लिए, तो इस पूरे अमाउंट में से 800 क्या थे? 800,000 क्या थे? वो पिछले साल के एरियर्स से, पिछले साल से रिसीव करना बाकी थे। एरियर्स भी इंस्टॉलमेंट्स को कहते हैं, मतलब एक्रूड ही हो गया इस तरह का, ठीक है ना, वो रिसीव करना बाकी थे। तो मैंने इसलिए 16,400 को यूं तोड़ा कि वो जो रिसीव करना बाकी थे उस मत में रिसीव हुए, फिर उस 16,400 के अंदर एक ये 1000 का हिस्सा तोड़ा कि इस 16,400 में से 800 जो ताल्लुक रखते हैं वो पिछले साल से, और 1000 ताल्लुक रखते हैं एडवांस से, कि कस्टमर ने इस 16,400 में वो शामिल है, कस्टमर ने एडवांसेस भी दिए हमें। और इन दो के अलावा हमने मजीद क्या रिसीव किया? 16,400 14,600 और रिसीव किए, ठीक है ना। तो इस 16,400 को मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ब्रेक डाउन किया, लेकिन आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपने सिंपल यहां पर डालना है 16,400 कि भाई टोटल बैंक की मद में, मतलब हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 16,400 रिसीव हुए, सही है। क्लोजिंग बैलेंस सीडी एक जो है रिसीवेबल रखा है एट अ टाइम, मैंने कहा था ना रिसीवेबल और एडवांसेस दोनों हो सकते हैं, तो वो दोनों डाल दिए थे, और ओपनिंग भी रिसीवेबल डाल दिया था। तो ये जो डिफरेंस निकला वो 15,200 जो निकला वो है हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम के, इतनी हमने सब्सक्रिप्शन अर्न कर ली इस साल, तो वो मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम के अंदर जाए, इनकम स्टेटमेंट में
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन इनकम के तौर पे चला गया। रेस्टोरेंट से प्रॉफिट 13870, ये कहां से आया? जो मैंने अभी बनाया था नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल जो बनाया था रेस्टोरेंट का, वहां का नेट प्रॉफिट। अब इसमें वो झंझट नहीं है बिल्कुल भी के आप जो है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह डालनी पड़े, उसको अलग से वर्किंग की नेट प्रॉफिट निकाल के ना डाल दिए। सही, रेस्टोरेंट का सारा खाता एक अलग तरफ है। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है, वो रिसीव पेमेंट अकाउंट से पता चल गया, वो भी एक तरह की इनकम है। डोनेशन रिसीव हुआ, वो भी एक तरह की इनकम है। और यार डोनेशन और गवर्नमेंट ग्रांट में तो अब आप ये नहीं कहोगे ना कि रिसीवेबल, डोनेशन रिसीवेबल, वो तो बंदा जब देता है तभी देता है ना इसमें। चलो ये भी हो एक ना अनाउंस कर दिया डोनेशन, तो भाई वो जब तक दे ना दे आप उसको रियलाइज नहीं काउंट करना। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बीच में आता है कि भाई एक इनकम है जो फ्यूचर अनाउंस किया बंदे ने, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो दे देगा। तो ये तो जब आएंगे तो वो इनकम बन जाएंगे, राइट। गवर्नमेंट ग्रांट का ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ग्रांट आधी मिल गई आधी बाकी, लेकिन वो भी जब मिल जाएगी तभी हमारी इनकम बनेगी। तो ये सारी हमारी इनकम टोटल हो गई, ठीक है, इतनी। फिर एक्सपेंडिचर से कहां से उठाए? अब रिसीव पेमेंट्स अकाउंट के अंदर जरा मैं एक नजर मारता हूं। मैं रिसीव पेमेंट अकाउंट की एक स्नैपशॉट ले लेता हूं अपने कैनवस के ऊपर। ये सब्सक्रिप्शन को अकाउंट फॉर कर लिया हमने, रेस्टोरेंट सेल्स को अकाउंट फॉर कर लिया। रेस्टोरेंट सेल्स को कहां अकाउंट फॉर किया? इनकम स्टेटमेंट, वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट वाले जो कैसे रेस्टोरेंट का था। डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट को अकाउंट फॉर कर लिया। बैंक लोन अभी अकाउंट फॉर नहीं किया हमने, और बैंक लोन वैसे भी इनकम एक्सपेंडिचर में अकाउंट फॉर नहीं होगी, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का आइटम है, नॉन करंट लायबिलिटीज के तौर पे। रेस्टोरेंट इन्वेंट्री अकाउंट फॉर हो गई जब रेस्टोरेंट का वो बन रहा था। कैरीज इनवर्ट्स भी हो गई रेस्टोरेंट के पीएनएल के अंदर, ये और ये भी हो गया अकाउंट फॉर। ग्राउंड्समैन सैलरी 100, कह रहे ग्राउंड के जो रखवाले हैं ग्राउंडमैन कहलाएगा, ग्राउंड के जो रखवाले हैं उनको सैलरी दी 100। अगर 100 के अलावा नीचे लिखा होता ना कि कोई पेएबल सैलरी भी है उनकी, तो हम फिर पी अकाउंट बनाते ग्राउंडमैन की सैलरीज का, लेकिन ऐसा कोई पेएबल नहीं था हमारे पास। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे ग्राउंडमैन की सैलरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, बल्कि किस किस से रिलेटेड कुछ नहीं था। ग्राउंडमैन से रिलेटेड कुछ नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से रिलेटेड कुछ नहीं था, रिपेयर्स मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, यूटिलिटीज से रिलेटेड नहीं है, फर्नीचर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और फर्नीचर वैसे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आइटम नहीं है। इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का आइटम नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का आइटम है। बिल्डिंग भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का आइटम है। ऑफिस सप्लाई से रिलेटेड कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, तो जितने ऑफिस सप्लाईज के मद में पे किया वही कंज्यूम हुई। अगर कंज्यूम ना हुई होती तो बताता क्लोजिंग ऑफिस सप्लाईज इतनी बची, क्लोजिंग एसेट बचता, लेकिन कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो पूरे 200 के 200 को आप क्या कर दोगे? एक्सपेंस। अगर ऐसा ना होता, अगर क्लोजिंग ऑफिस सप्लाईज देता तो कुछ ये होती वर्किंग ऑफिस सप्लाईज की कि भाई बैंक क्रेडिट हुआ है, ऑफिस सप्लाईज डेबिट हुआ है 200 से, और साल के आखिर में कुछ ऑफिस सप्लाईज बच गई 50 की, तो इसका मतलब क्या होता? ये 200 की जगह मतलब 200 पीएनएल नहीं होता, बल्कि 150 पीएनएल होता, या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता। ये 150 कंज्यूमर और 50 के ऑफिस सप्लाईज बाकी रह गई, लेकिन कुछ बाकी नहीं रही भाई, इसने बोला ही नहीं ऐसा कुछ, सीडी बैलेंस इसने कोई नहीं बोला, तो इसका मतलब 200 की 200 अकाउंट को क्लोज करो जब सीडी बैलेंस कुछ नहीं है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में फेंक दो, तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हो गया ये, ठीक है। तो जो सर्कल लगाया वो, और इंटरेस्ट को लेकर नीचे एक एडजस्टमेंट थी, तो इंटरेस्ट का मैंने टी अकाउंट बनाया था, तो उसको मैंने सर्कल नहीं किया, उसको मैं चलो एक्सक्लेमेशन मार देता हूँ बस, सही है। अब जो सर्कल हुए उनको एज इट इज एज एन एक्सपेंस फेंक दो। 100 गवर्नमेंट सैलरी 100, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 120, रिपेयर मेंटेनेंस 200, यूटिलिटीज 300 और ऑफिस सप्लाईज 200। गवर्नमेंट 100, ट्रांसपोर्टेशन 120, रिपेयर मेंटेनेंस 200, यूटिलिटीज 300, ऑफिस सप्लाईज 200, ठीक है। अब हमारे इन पे आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1460, ठीक है, तो ये भी बुक हो गई, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने टिक मार दिया, लेट्स सपोज ये हो गई। इंटरेस्ट क्रेडिट और उसके बदले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, तो मतलब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है 250, टिक मारा, और यहां पर 250 ये भी लिख दिया, ठीक है, और यही लिख दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये नहीं कि इसको अलग से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या सरप्लस ऑफ इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बना के फिर इंटरेस्ट नहीं दे दी, इतना नहीं करो, इतना पेचीदा मत करो, वो कंपनी के अंदर होता है, इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंटरेस्ट फेंक देना, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी डील कर लिया हमने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी डील कर लिया, और कुछ डील करना बाकी है। हाँ, रेस्टोरेंट्स के क्रेडिटर से रिलेटेड परचेजेस, रेस्टोरेंट्स के क्रेडिटर से रिलेटेड परचेजेस को हम कहां डील कर चुके हैं? रेस्टोरेंट के जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे तो उसके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डील कर चुके हैं,
सही है। अब यहां पर तो उजैर भाई आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अ क्रॉस रेफरेंस फेंका है। मुझे एक बात बताओ, रेस्टोरेंट का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो रेस्टोरेंट की इनकम स्टेटमेंट है, उसका प्रॉफिट फाइनली कहां जा रहा है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो फाइनल इफेक्ट तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही है ना, क्लियर है? तो इसलिए मैंने ये रेफरेंस दिया है, वरना पीएनएल रेफरेंस भी दे देते, रेस्टोरेंट पीएनएल भी दे सकते थे इसका रेफरेंस। बहरहाल इसके अलावा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के केस में सब्सक्रिप्शन एज एन इनकम भी जा चुकी, ठीक है, और कोई हमारे पास है नहीं। तो ये हमारा पूरा सारे एक्सपेंसेस मैंने ऐड कर दिए, तो इतने बने। टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर्स माइनस के सरप्लस ऑफ इनकम कितना है? 31,940। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है अभी, सही है। इस पूरी एक्टिविटी को तुम लोग दोहराओगे ना जब, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। बहरहाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया इतना। आपने अब एक्यूमुलेटेड फंड्स की वर्किंग की, एक्यूमुलेटेड फंड कैसे कंप्यूट करेगा? बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में बड़े सारे कॉलम्स होते हैं, शेयर्स कैपिटल, शेयर्स प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, जनरल रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सही, इतने सारे होते हैं। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर इतने सारे कॉलम नहीं है, इसके अंदर सीधा है बिल्कुल जो हमारा सोल प्रोप्राइटर टाइप में होता था, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड्स, सरप्लस ऑफ इनकम, बिल्कुल वैसा ही जैसे कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करता है, और क्या आ गया? क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड। ये क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड हमारा कहां जाना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो क्लोजिंग बनाने जा रहे हैं अब हम, सही है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर आप लोग पूरा ये हैंडल करेंगे सवाल, लैंड एंड बिल्डिंग बिल्कुल डेप्रिशिएट नहीं हुई, और क्लोजिंग फिगर उसका क्या आ रहा था? 23 मिलियन, ठीक है। फर्नीचर जो है क्लोजिंग फिगर उसका ऑन कॉस्ट 1500 था, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिर उसमें माइनस करके नेट बुक वैल्यू आई 1200, सही है। इक्विपमेंट ऑन कॉस्ट 5800 की थी, ये नहीं समझना 1500 में से 300 माइनस का 5800 बचा, ये तीन ये है, ये नेट है इसका, मैंने अलग से लाइन नहीं लिखी बस, वरना नेट फर्नीचर होता है। बहरहाल इक्विपमेंट कितना है? 5800 का, उसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का 1160 माइनस किया, तो इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यू 4640। तीन नॉन करंट एसेट्स मिलके कितने बने? 28840। फिर करंट एसेट्स के अंदर हम आ गए। करंट एसेट्स के अंदर रेस्टोरेंट का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो था वो आपकी बैलेंस शीट में क्या बन गया? इन्वेंटरी के नाम से आया ना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के टीम में आपके पास एक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का क्लोजिंग था, सब्सक्रिप्शन की टीम में दो थे, सही है ना। सीडी बैलेंस इसको भी तो उनकी अपनी अपनी जगह पे फेंकना है ना, इसको कहां फेंकना है? ये सब्सक्रिप्शन एडवांसेस है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है 1000 की, और ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, तो ये वाली एसेट साइड पे जाएगी, और ये वाली कहां? लायबिलिटी साइड पे जाएगी, क्लियर है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट के क्रेडिटर्स का भी एक सीडी है, ये कहां? करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएगा, करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज, टिक मारते जाओगे ना सब हैंडल होता चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हमने अकाउंट फॉर कर लिया, फिर ये भी करंट लायबिलिटीज, तीन करंट लायबिलिटीज हमारी, और एक यहां पर करंट एसेट भी है क्योंकि सीडी 600 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 600, बैंक कहां से आया? 15,200 का, ये तो बैंक नहीं है, एग्जैक्टली रिसीट्स एंड पेमेंट्स का उधर क्लोजिंग बैलेंस, क्या इत्तेफाक से वो भी 15,200 ही यहाँ, इत्तेफाक से ये भी 15,200 ही यहाँ, इसको सब्सक्रिप्शन इनकम से कंफ्यूज मत कर देना, दो सेम फिगर्स को, ये आपका बैंक बैलेंस है 15,200, क्लियर है। तो आपका बैंक बैलेंस भी 15,200 आ गया, आपके टोटल करंट एसेट्स डन हो गए, सही है। इसमें होता क्या है कि आप कुछ मिस आउट कर सकते हो, कुछ टिक करना मिस आउट है क्या, क्योंकि आपके जब टी अकाउंट बन गए, एंट्रीज जो बनाई थी बन गई, अब आपको जो लेके जाने ना फिगर्स, वो पता है कौन से वाले? क्लोजिंग बैलेंसेस जो सीडी बैलेंसेस है उनको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तक लेके जाना है, और पीएनएल का जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है उसको लेके जाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये दो चीजें आपको सारी हर जगह टिक करनी है, क्लियर है। उसके अलावा जो उन टी अकाउंट्स के अंदर फिगर्स है ना, वो तो आपके पास पहले ही अकाउंटेड फॉर है, जैसे कि यहाँ ये बैंक का फिगर है 16,400, तो ये तो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर इसकी क्रॉस एंट्री पड़ी हुई है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैंक का जो बैलेंस आ रहा है वो अकाउंट फॉर कर ही रहा है इसको, सही है। बहरहाल नॉन करंट लायबिलिटी कहां से मिली? 2500। आप अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गौर करें कि सभी तकरीबन हमारा इंटरेस्ट भी हो गया, इंटरेस्ट भी हमने कर लिया, और फर्नीचर
इक्विपमेंट और बिल्डिंग को नॉन करंट एसेट में डाल चुके हैं और ये सारे एक्सपेंसेस अपनी अपनी जगह पे जा चुके हैं, सब कुछ हो गया। डेबिट साइड पे सब कुछ हो गया था, एक बैंक लोन रह गया था कि बैंक लोन की मद में पैसा आया। तो बैंक लोन की मद में जो पैसा आया था कितना था वो 2.5 मिलियन, तो नॉन करंट लायबिलिटी 2.5 मिलियन। सही, कहीं ना कहीं इस 2.5 मिलियन से रिलेट कर रहा होगा वो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो ऊपर गया। जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था ना कितने का 250 का, ये कहीं ना कहीं वो 2.5 मिलियन का ही कुछ परसेंट होगा, 10%। 2500 का 10% 250 होता है। बहरहाल वो हमें नहीं सोचना कि वो उसकी परसेंटेज निकालनी नहीं निकालनी, उसको हमें नहीं सोचना। हम तो सीधा सीधा बैंक लोन लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दिया। इंटरेस्ट के लिए उसने अलग से इन्फॉर्मेशन दिया, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया था। टोटल नॉन करंट लायबिलिटी यही है। करंट लायबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन के एडवांसेस दिखाऊं, सब्सक्रिप्शन का टी दोबारा दिखा दूं। सब्सक्रिप्शन के टी के अंदर ये वाला जो फिगर था जिसको मैंने कहा था करंट लायबिलिटी में डालना है, ये सीडी, हाँ जी सही है, ये वो है। इंटरेस्ट पेबल 150, इंटरेस्ट पेबल के टी में आओ तो ये जो सीडी बैलेंस है ये पेबल है ना। रेस्टोरेंट्स की क्रेडिटर्स, रेस्टोरेंट्स का क्रेडिटर्स का ये रहा लायबिलिटीज में, 3 थे ना। अच्छा, और अक्यूमुलेटेड फंड्स हमने ऊपर बना लिया था, कैलकुलेट कर लिया था कितना 36140। इसको अगर हमें वेरीफाई करना हो तो क्या बैलेंस हो जाएगा 44790, यही वेरिफिकेशन क्राइटेरिया। सही है, इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग भी डन हुआ ना। दिस वर्किंग इटसेल्फ, इसने आपके लिए आपके जो है ना दिमाग खोलना चाहिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए भी, जो इसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स पढ़ेंगे उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे, उसके अंदर भी सारी गेम यही है कि आप जो है ना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन होते हैं और साल के बीच में जो कैश मूवमेंट्स हुए, कैश किस मद में आया और किस मद में गया, तो उसके जरिए आप पूरी इनकम स्टेटमेंट और पूरी बैलेंस शीट बना लेते हैं उसको यूज करके। ठीक है, तो हमारे ये यहाँ पर क्लास एंड हो रही है। इसका अलग से सवाल नहीं है, इसी सवाल को तुम्हें दोहराना है बिना आंसर को देखे, यूं समझो। क्लियर?